जो मोदी जी की भाजपा है उसको हिंदुओं से कोई लगाव नहीं है, उसको किसी धर्म के किसी व्यक्ति से कोई लगाव नहीं है। उनको जिनसे लगाव है वो यही अंबानी और अडानी है। वो हिंदू राष्ट्र का फोटो लेकर घूम रहे हैं और देश को असल में मोडानिस्तान बनाना है। जो 4 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा था और वो डिप्रेशन में चला गया और वो जाके साधु बन जाए तो उसको हम कहने लग जाएंगे साधु बन गया, संत बन गया, हम बड़े महान हो रहे हैं, ये धर्म के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। कैसे कह सकते हैं ये बात? और कोई उसका जश्न मना रहा हो, वो तो देश को धोखा दे रहा है। कुंभ में जो पीड़ित हैं, जो गुजर गए हैं, वे मौत मारे गए हैं, वो तो सारे हिंदू ही है ना। हिंदू हित में भी बात नहीं होगी क्या इस देश में? किसी भी स्तर की तैयारी करे तो सबसे बेसिक बात सोचा जाता है कि इधर से लोग एंट्री करेंगे, इधर से लोग एग्जिट करेंगे। ये कॉमन सेंस है एकदम आज के समय में, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिनेरियो में लोग आमने सामने टकराए नहीं। तो सबसे बेसिक बात है, आप उस महाकुंभ में जहाँ पे आपका दावा है पता नहीं कितने करोड़ लोग आ रहे हैं, वहाँ एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग रास्ते नहीं थे। आप समझ, इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है? अब उस पे चर्चा होनी चाहिए, उस पे चर्चा होगी तभी तो सीखेंगे ना। चर्चा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम कुंभ को बदनाम कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? भगदड़ में लोगों की मौत हो जाएगी और उसके बारे में झूठ बताया जाएगा और आप उसमें सरकार को डिफेंड करेंगे। हिंदू होना बहुत दूर की बात है, हम नागरिक ही नहीं है, इंसान होने पे डाउट है। अरे आप करिए ना बीजेपी को समर्थन। ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना, किसी का सपोर्ट करना, किसी को वोट देना और इस हद तक मानसिक गुलाम हो जाना कि हमको अपनी ही बर्बादी ना दिखे। अब हम नागरिक ही अगर प्रवक्ता बन जाए सरकार के, हम ही कहने लगे कोई कुछ नहीं पूछेगा सरकार से, मेरी सरकार है। अरे भाई आपकी सरकार है तो भी आपको पूछना चाहिए। उसके बाद पता चलता है दूसरे दिन जाके कि एक दूसरी भगदड़ भी हुई थी, कैमरे के सामने है। लोग कह रहे हैं कि मेरे सामने 5 लोग मरे, मेरे सामने 4 लोग मरे, और जिस अधिकारी की जिम्मेदारी वो कहता है नहीं हमें तो किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, हमारे पास तो कोई रिपोर्ट ही नहीं। ये कोई दो अलग अलग ओपिनियन नहीं है, सीधे तौर पे सत्य को झुठला देना है। तो अच्छा जो होगा वो सब मोदी जी के कारण होगा, और गड़बड़ जहां जहां होगा वहां बाकी लोग दोषी होंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। डेमोक्रेसी के अलावा एक और मॉडल होता है गवर्नेंस का, उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी, जिसको आपने लोकतांत्रिक ढंग से चुन के शीर्ष पे बैठाया है, असल में उसके ऊपर भी 2-4 लोग होते हैं और वो आमतौर पे बड़े व्यापारी होते हैं। एआई सच में बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन अगर हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिल जाए जो सिर्फ एआई के नाम पे जुमलेबाजी करे, कभी बोले अमेरिका इंडिया एआई होता है, कभी बोले आई आपके यहाँ तो एआई होता है, हमारे यहाँ आई होती है, अब यही करते करते निपटा दे अगर एआई को। बेरोजगार है, उसको खाने पीने के लाले पड़े हुए, लेकिन सपना बहुत बड़ा देखता है वो, मतलब आसमान में देखता है। तो हमको बड़े टारगेट्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं, ये मोदी जी ने समझ लिया है। तो कोई छोटी बात तो करो ही मत, बात हमेशा बड़ी होनी चाहिए। और बोलना झूठ ही है अगर, तो छोटा झूठ क्यों बोलना, बड़ा झूठ बोलो। साल के 3 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो यू आर इन टॉप 10% ऑफ दिस कंट्री। अगर आप 3 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, मान लीजिए 12 लाख कमा रहे हैं, तो आप टॉप कितने परसेंटेज में है ये सोच लीजिए। आप मिडिल है, हाउ आर यू इन द मिडिल? पहली बार सावरकर को वीर किसने कहा? सावरकर ने, खुद सावरकर ने, एनोनिमस होकर। और लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाए और नेहरू कैसे खतरा हो सकता है लोकतंत्र के लिए, ये बात कौन कह रहा है? नेहरू खुद कह रहे हैं। तुलना है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम सब के अंदर राम भी है, रावण भी है। हमको गांधी जैसा नेतृत्व मिलेगा तो हम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम करने लग जाएंगे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करने लग जाएंगे। और हमको मोदी जैसा नेतृत्व मिलेगा तो हमको ईश्वर अल्लाह से भी दिक्कत होने लग जाएगी। अनुपम, देश में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से मुझे लगा कि मुझे आपसे दोबारा बात करनी है, और वो आंखों में बिल्कुल गड़ गई। एक तो ये कि जब बीपीएससी के जो युवा थे, उनको जिस तरह से उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जब वो बैठे, तो उनको जिस तरह से पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा, बिल्कुल जैसे कोई कूड़ा झाड़ के हटा देता है, इस तरह से हमारे देश के उन युवाओं को जो अपनी पूरी तैयारी, पढ़ाई लिखाई, एलिजिबिलिटी, हर चीज़ से लैस थे, उनको हटाया गया और उनको तोड़ के रख दिया गया। दूसरा ये कि अभी महाकुंभ चल रहा है, उस मेले में 500 से ज़्यादा युवाओं ने, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे युवा हैं, इंजीनियर्स हैं, आईआईएम से हैं, इस तरह के संस्थानों से हैं, जो इंजीनियर या बिजनेस में आने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे, उन्होंने संन्यास ले लिया। तो हमारे देश के युवा, जो इस देश का भविष्य हैं, जो अगले 10 साल में ही युवा नहीं बचेंगे, यही उनका जो टाइम फ्रेम है, यही टाइम फ्रेम है जब वो पढ़ के, लिख के, सारी तैयारी करके अपने लिए, समाज के लिए, माँ बाप के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार थे, तब उनके साथ ये सुलूक हुआ और युवाओं ने संसार त्याग दिया, कपड़े भी उतार दिए, वो नागा साधु बन गए। ये बात मुझे बहुत अंदर तक भेदती है कि हमारा देश
किधर जा रहा है, हमारा युवा संसार क्यों त्याग रहा है, हमारे बुजुर्ग नेता तो अपने अरमान अपने शौक पूरे करते घूम रहे हैं। इसलिए मैं चाहती थी आपसे बात करूं। जी जी। आप युवाओं के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, क्या चल रहा है देश में? इतने नागा साधु युवा अगर बनेंगे तो जो उम्र के पकी उम्र के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनका ध्यान कौन रखेगा? नहीं शिवा जी, ये जो आपने अ, जिस एग्जाम्पल को हाईलाइट किया है, ये असल में एक लार्जर समस्या का प्रोडक्ट है। और देखिए, खुद में किसी का साधु बन जाना, संत बन जाना एक अलग बात है। और जो लोग इस मामले की गंभीरता को नहीं समझते हैं, वो शायद ये नहीं समझते हैं कि साधु संत बनने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। मतलब उसके पास कुछ होता है जिसको वो त्यागता है और फिर वो सन्यासी हो जाता है। और हम कहें कि देश के बेरोजगार युवा जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ सपने थे, और वो अगर अपने सपने को त्याग कर कोई कहे कि नहीं अब मैं साधु बन जाता हूं, और कोई उसका जश्न मना रहा हो, तो वो या तो मूर्ख है या धूर्त है। दो ही बात हो सकती है। आप समझिए इस बात को। हमारे हिंदू धर्म परंपरा में 4 आश्रम बताए जाते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और फिर सन्यास। स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म परंपरा में बताया गया है कि सन्यास कब होता है। अभी एक ऐसा दौर चलाना चाहते हैं जिसमें कि युवा पढ़ाई लिखाई करे, उसके बाद उसको रोजगार ना मिले और वो सन्यासी बन जाए। इसका कैसे कोई जश्न मना सकता है? आपने शिवाजी पढ़ा होगा जरूर, और आपके कई दर्शकों ने पढ़ा होगा, एक हायरार्की ऑफ नीड्स मैस्लोज की है, जिसमें बताया गया है ना कि 5 अलग अलग लेवल्स हायरार्की है ह्यूमन नीड्स की, जिसमें सबसे बेसिक है रोटी कपड़ा मकान जैसा नीड, जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। फिर वो एक स्तर ऊपर की नीड्स है, बिजली सड़क पानी जैसी नीड्स, पॉलिटिकल लिंगो में अगर हम कहें तो। उससे ऊपर का एक स्तर है जहाँ पे कि सोशल सर्कल्स बनाना, सोशलाइज करना, वो एक नीड है। इस तरह से 5वें स्तर पे जाके उस मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में कहा गया है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्तर होता है, आत्मबोध का स्तर होता है। वो होता है जहां पे कि हम सही मायने में जिसको संत होना कहते हैं, संतत्व जिसको कहते हैं, वो 5वां लेवल है। मतलब इस देश में किसी को सही में सब कुछ त्याग के अगर साधु संत बन जाना चाहिए तो मोदी जी को बन जाना चाहिए। सब कुछ देख लिया है, पा लिया है जीवन में उन्होंने, समाज को देख लिया है, सोसाइटी को देख लिया है। तो उस लेवल पे तो ऐसे लोगों को जाना चाहिए जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं हमारे देश में। अडानी अंबानी जैसे लोग सब कुछ त्याग दे संत बन जाए, मैं बड़ा स्वीकार अप्रिशिएट करूंगा। उनके संतत्व को मानने में डाउट भी नहीं होगा। और हमारे देश में देखिए जो महान महान जो संत हुए, गौतम बुद्ध, क्या किया उन्होंने? पूरे राजपाट को त्याग दिया। नहीं त्यागते तो वो अगले महाराजा होते, लेकिन त्याग के वो भिक्षुक बन गए, इसलिए वो संत हुए। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मतलब जो एक अदद नौकरी के लिए परेशान था, उसको रोजगार नहीं मिल रहा था, बेरोजगारी में था, वो डिप्रेशन में गया, और फिर उसमें से कुछ अगर कोई कहे कि अब मैं साधु संत बन जाता हूं, हाउ कैन वी सेलिब्रेट इट? मतलब ये इतनी बेसिक सी बात जिनको नहीं समझ में आ रही होगी हमारे देश में कि ये क्या फिनोमेना क्या है, हो क्या रहा है। और ये उनसे पूछिए ना जिन परिवारों से वो बच्चे आते होंगे। बाकी तो झंडा लेके सड़क पे घूमने वाले, पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन करने वाले जितने लोग हैं, उनकी भाषा तो बिल्कुल अलग होगी। लेकिन कोई बच्चा जिसने समझिए जो स्नातक हुआ हो, ग्रेजुएट हुआ हो, उसने कोई सपना देखा होगा, उसने अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने का कोई अरमान देखा होगा, उसने तैयारी की होगी, और वो जाके कहे कि मैं कुंभ में जाके अब मैं नागा साधु बन जाता हूं। जो सेलिब्रेट कर रहा है उसको कहिए नागा साधु बन जाने को। जो इसको महान बता रहे होंगे जो लोग, उनको कहिए कि भाई वो नेता जो है, जो अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा रहा है, अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाएगा, और कोई मजबूर विवश होके वो किस परिस्थिति में वो बन रहा है, उस फिनोमिना को बिना समझे जो सेलिब्रेट करने की बात करने लग जाए, वो तो देश को धोखा दे रहा है।
देश के भविष्य को धोखा दे रहा है। उनमें से एक का इंटरव्यू लेते हुए मीडिया के एंकर ने पूछा था कि उसकी बैक स्टोरी क्या। उसने कहा कि जॉब है नहीं, मोहब्बत नहीं बची, वो चली गई। हाँ, मैंने वो इंटरव्यू देखा था। हाँ। एक्चुअली मैं उसी को रिस्पॉन्ड ही कर रहा हूँ। वो आप शुभम समझिए, मिश्रा नाम का राइट नौजवान। राइट राइट, एक शुभम मिश्रा नाम का नौजवान था। मैंने उसका इंटरव्यू देखा जिसमें वो बता रहा है कि न मुझे मेरे पास नौकरी रही नहीं, मोहब्बत भी नहीं रही, जिससे प्यार करता था वो भी नहीं मिली, नौकरी भी नहीं मिली जीवन में। मतलब बेसिकली वो बिल्कुल अपने भविष्य को लेकर अंधकार में है। वो क्लियरली ये बात को आर्टिकुलेट कर रहा है। तो फॉर हिम व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? साधु बन जा रहा है वो। और उसमें आके 5 लोग अगर आके कोई कहे झंडा लेके कि नहीं नहीं ये हम बहुत महान बन रहे हैं क्योंकि शुभम मिश्रा जो है वो साधु बन गया है, तो ये भाई उस शुभम मिश्रा के माता पिताजी को कोई जाके बताए ना। देखिए, समाज में एक बैलेंस होता है कि कौन लोग गृहस्थ में होंगे, कौन साधु संत बनेंगे, कौन त्याग करेंगे और कठोर तपस्या करने वाले। हमारा तो देखिए, हमारे देश में बहुत रिच हेरिटेज रहा है त्याग का, संत साधु बनने का, फकीर बनने का। वो तो बहुत महान, वो एक अलग डिबेट है, वो उस पे हम अलग से बात कर सकते हैं। उसका बड़ा सम्मान है। यस, उसका बहुत सम्मान है। अरे हम पूजते हैं उन लोगों को, बिल्कुल। हम स्वामी विवेकानंद को पूजते हैं, गौतम बुद्ध को पूजते हैं, गुरु नानक को पूजते बाबा हैं। फरीद हुए और जो उसके और आज भी हम कई ऐसे साधु संत हुए जिनकी बातों को अपने जीवन में आत्मसात करने की उन्होंने समाज को दिशा दिखाया। लेकिन अगर हम आज ये कहने लग जाएं कि इस देश में जो दुनिया का सबसे युवा देश है, दुनिया में सबसे बड़ी युवाओं की आबादी इस वक्त भारत में है, और हमारी समाज के तौर पे एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारे सरकार की जिम्मेदारी थी कि हम उन युवाओं को शिक्षा दे, कौशल दे, मूल्य दे, उनको दिशा दे, उनको भविष्य को लेकर कोई डायरेक्शन दे। हम वो दे नहीं पा रहे हैं। और उल्टा सेलिब्रेट करने लग जाएं अगर कि कोई बेरोजगार जो है जाके साधु बन जाए, तो हम कहने लग जाए कि देखो बहुत महान बात हो गई है। इसको कहने की अगर हम में हिम्मत नहीं रहेगी तो फिर तो हम पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक समाज के तौर पे, एक देश के तौर पे। फिर तो कोई भविष्य ही नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तब परिवार सेलिब्रेट करता है, समाज सेलिब्रेट करता है। फिर वो बच्चा आगे चल करके शिक्षा में जब कोई नीट या जेई निकालता है तो उसका सेलिब्रेशन होता है। उसके बाद जब उसको वो उस कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो IITN है या वो एम्स से निकला है या वो IIM से निकला है, तो उस सर्टिफिकेट का भी सेलिब्रेशन होता है कि अब इसका भविष्य बन गया। इन सेलिब्रेशंस के साथ में जो आकांक्षाएं उसके ऊपर बढ़ती चली जाती हैं, परिवार की, समाज की, और वो खुद भी चाहता है पलट करके देना। वो सब को त्यागने के बाद एक होता है कि कुछ किया ही नहीं जीवन में इसलिए साधु बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, जैसा मैंने कहा ना, देखिए वो तो ये तो सारे अचीवर्स हैं बच्चे। साधु और संत बनना जो है वो असल में आत्मबोध की एक पराकाष्ठा होती है। इसको मैंने 2 अलग अलग ढंग से जैसे एक्सप्लेन किया ना। हिंदू धर्म परंपरा में भी बताया गया है 4 आश्रम कौन से हैं, और मैंने वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के अनुसार भी बताया कि एक स्तर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, आत्मबोध का, जहां पे कि आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है, आप जीवन के अर्थ को बहुत हद तक समझने लग जाते हैं। आप क्यों हैं, द वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जो हैं, उनको लेकर जब आप या तो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं या उसको लेकर आपको क्लैरिटी मिल गई है, तो तब तो आप सही में महान हो गए हैं। फिर तो आप समाज को दिशा दे रहे हैं। आप पूरी के पूरे देश को, दुनिया को बता रहे हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। ये एक अलग चीज है। लेकिन जो लोग 2 वक्त की रोटी नहीं वही मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जो मजबूरी में अगर कोई, जैसे मैं एक पलायन को लेकर मैं इसी तरह की बात कई बार कहता रहा हूं। मैं बिहार से आता हूं, आपको पता है, और बिहार की जो स्थिति है, बिहार जैसे देश का लेबर सप्लायर जोन है, तो बिहार के लोग पलायन करते हैं, देश भर में करते हैं, दुनिया भर में करते हैं। लेकिन पलायन खुद में बहुत खराब चीज नहीं है। पलायन जिसको हम माइग्रेशन कहते हैं अगर, तो ठीक है, कोई अगर कोई महीने की लाखों की
सैलरी पे नौकरी करने वाला है तो वो ठीक है, वो बिहार से निकल के बॉम्बे जा रहा है, किसी कंपनी में उच्च पद पे बैठा हुआ है, कोई बिजनेस चला रहा है, अगर अगर लंदन में किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह काम कर रहा है तो ठीक है, वो भी एक तरह का माइग्रेशन है। लेकिन एक दूसरा माइग्रेशन भी है, वो है मजबूरी का माइग्रेशन, वो है डिस्ट्रेस माइग्रेशन। उसको बोझा ढोना है, कहाँ ढोना है? चंडीगढ़ के लेबर चौक पे जाके खड़े होके, बिहार के किसी नौजवान को। इजराइल जा रहे हैं अब हमारे इजराइल जा रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। अब कहने को तो दोनों माइग्रेशन है, लेकिन एक माइग्रेशन है जिसको मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो मजबूरी में, अब उसी तरह कोई अगर किसी के पास कोई आगे का विकल्प नहीं है, कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब आज का समाज ऐसा, दौर ऐसा है कि वो भिक्षुक भी बन जाए तो उसका भरण पोषण कोई ना करे, तो उसको समझ में आ रहा है कि भाई मेरे पास तो एक ही उपाय है। आप समझिए वो किस मानसिक तनाव से, पीड़ा से गुजरा होगा कोई भी जो बिना आत्मबोध के स्तर पे गए। ये एक अलग आर्गुमेंट है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, किसी का खुद में संत बनना जो है वो एक अलग प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजरे बिना जो बेरोजगार नौजवान कहता है कि मैं नागा साधु बन गया, वो किस तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजरा होगा, इसका अगर आप और हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं, अपने समाज को भी धोखा दे रहे हैं। और अगर हमारे जो सत्ताधीश हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है हमारे देश को, समाज को चलाने की, अगर वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम ये, कई बार हम अनएम्प्लॉयमेंट में बात करते हैं ना कि लेबर फोर्स का श्रिंक होना, तो मैं कई बार कहता था कि एक है कि लेबर लेबर फोर्स श्रिंक हो जाता है, दूसरा है कि डिप्रेशन या हताशा उस हद तक चली जाती है कि फिर वो नौजवान आत्महत्या करने लग जाता है। ये तीसरा स्तर है। ये कोई जिंदा रहते रहते बिल्कुल एक ढंग से खुद को मार देने को जो तैयार है, वो है जो इस तरह के कदम उठा रहा है। उसको हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? उसको अगर हम सेलिब्रेट करेंगे तो हम बचेंगे थोड़े ना सोसाइटी के तौर पे। आपने बहुत अहम बात कही कि किसी बड़े घराने का जो इंसान, अभी आप कह रहे थे कि जो बहुत अचीवर्स हैं, हम उनको तो नहीं देख रहे। जो पॉलिटिकल रूलिंग एलीट है देश का, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उनके बच्चे तो नहीं आ रहे, उनके बच्चे तो विदेश पढ़ने जा रहे हैं, उनके बच्चे तो वापस देश में आकर के सीधे उनको टिकट मिल जाता है और वो चुनाव लड़ते हैं। जी, नहीं, और हमारे देश में संत बनने की जो परंपरा रही है, वो तो यही रही है ना कि भाई आपने कुछ त्याग किया। त्याग मतलब क्या किया? सांसारिक दुनिया को त्याग किया, आप बहुत सारा जो मटेरियल प्लेजर है उसका त्याग किया, जो तो ऐश्वर्य है उसको ऐश्वर्य है उसका त्याग किया। कैसे त्याग करेंगे? वो होगा तब तो त्याग करेंगे ना। गौतम बुद्ध ने पूरा राजपाट त्याग कर दिया, ये हम कहते हैं ना। और कोई जो 4 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा था और वो डिप्रेशन में चला गया और वो जाके साधु बन जाए, तो उसको हम कहने लग जाएंगे कि साधु बन गया, संत बन गया, हम बड़े महान हो रहे हैं, ये धर्म के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। कैसे कह सकते हैं ये बात? ये तो सबसे अधर्मी लोग होंगे जो इस बात को कहेंगे। उसकी आकांक्षाओं का गला घोटा गला समाज ने। घोटा गया, उसके सपनों को कुचल दिया गया है। और उसके परिवार से, उसके माँ बाप से जाके बात कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। आप देखिए कुंभ में इतनी हृदय विदारक घटना हुई है, हम सब ने देखा ना इस बार के महाकुंभ में क्या हुआ। और उस पर एक फर्जी बाबा है, वो कहता है कि सबको मोक्ष प्राप्ति हो गई है। अब बताइए, ये बात जाके जिनका कोई अपना वहां पे उस भगदड़ में कुचल गया है, जिसका बच्चा होगा, जिसकी माँ होगी, उसको जाके कोई जाके कह दे, वो बाबा जाके उसके सामने बैठ के कह के दिखा दे कि आप क्यों परेशान हो रही हो, तो मोक्ष प्राप्ति हो गई। ये जो हिपोक्रिटिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं हम लोग ना, इस पर तो सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की दर्दनाक घटनाओं पे क्रिमिनल एक नेग्लिजेंस है, एक क्रिमिनल फेल्योर है नहीं, इस एक स्तर व्यवस्था पे तो का। एक स्तर पे तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ही। और दूसरी बात कि उस पर प्रतिक्रिया देने वाले लोग जब इस ढंग से डिफेंड करें, वो भी तो क्रिमिनल है, वो भी तो क्रिमिनल है। अब आपने वो बात छेड़ी है तो मेरा सवाल ये है कि जब इतने 1000 कैमरे लगे थे, वो कैमरे क्यों नहीं देख पा रहे थे और वहां मदद क्यों नहीं पहुंची? नहीं, देखिए ये तो ये तो बहुत अजीब। आज के दौर में ना हमने कई जगहों पे देख लिया है कि जहाँ पे भी सत्ता का दोष होता है, वहाँ का फुटेज बाहर नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले संसद में हमने देखा, एक सांसद महोदय ने कह दिया कि हमें नेता विपक्ष ने धक्का दे दिया। अब बताइए, संसद परिसर, हर एरिया जो है वो कैमरे की Covered नजर है। में है, कवर्ड है।
कहते रह गए लोग कि भाई दिखा दीजिए कहाँ पे है, वो कैमरा बाहर नहीं आया, वो फुटेज बाहर नहीं आया। उसी तरह संसद में कह दिया गया कि किसी के 50,000 रुपए जो है एक एमपी के यहाँ पे थे। मतलब वो फिजूल पे उस पर 2-3-4 दिन चर्चा हो गई, उस पर डिमांड हुआ कि भाई उसको आप आराम से, वो तो संसद के अंदर की बात है, वो तो हर हाल में कैमरे की नजर में होगा, पता चल जाता कि किसका क्या है। तो जहां जहां इनका दोष होता है वहां जो है कैमरा काम नहीं करता है। तो जो करोड़ों के कैमरे टैक्स पेयर के पैसे से खरीदे गए होंगे, वो टैक्स पेयर के काम क्यों नहीं आए? ये सवाल हमारी जनता का सवाल है, जनता की तरफ से पूछे जाने वाला सवाल है। और कोई तो कंट्रोल रूम में बैठा देख रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो रही है लोगों की, यहाँ इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। और कुछ नहीं तो कम से कम एम्बुलेंसेस को तैयार करने की ज़रूरत है कि जो बचाए जा सके बचाए जाएं। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो जो तैयारी में टैक्स पेयर का पैसा लगा, वो टैक्स पेयर के काम नहीं आया। बाद में भी उनको किसी भी तरह की राहत देखिए, नहीं दी गई। काम तो तब आता है ना जब जब सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित हो। देखिए क्या है कि जब से इस बार का महाकुंभ शुरू हुआ, आप देखिए मीडिया का बड़ा वर्ग क्या काम कर रहा था। मीडिया का बड़ा वर्ग किसी न किसी को पकड़ के, कोई महिला बहुत सुंदर है और वो बन गई साध्वी तो उसको वायरल कर रहा है, कोई आईआईटी से पढ़ के आया तो उसको वायरल कर रहा है। मतलब जो एकदम सतही कंटेंट है, इन्फ्लुएंसर्स आ गए। इन्फ्लुएंसर्स आ गए, और मतलब धर्म के नाम पे जितना आप उस पे चीप वीडियोस बना बना के दिखा सकते थे, चला सकते थे, उसमें उलझाए रहा सबको। अगर ये मीडिया शुरू से ये काम करती कि इतना बड़ा आयोजन है और इतना ऐतिहासिक आयोजन है, दुनिया में कहीं इतना बड़ा जमावड़ा नहीं लगता इस तरह का, और ये कोई आज से शुरू नहीं हुआ, जी। ना ही भाजपा की सत्ता में आने के बाद से शुरू हुआ और ना ही देश की आजादी के बाद से शुरू हुआ। इस सैकड़ों हजारों साल से ये चल रहा है। इस वक्त जिम्मेदारी तो मीडिया की ये थी कि शुरू से ये सवाल पूछा जाता कि अगर उस स्केल पे लोग आ रहे हैं तो तैयारी किस स्केल की है। ये सवाल तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ये सवाल जब पूछा ही नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है, अपने आप अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुर्घटना किसी और सरकार में नहीं हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी सरकार में हो सकती है, किसी भी प्रशासन की लापरवाही हो सकती है, पार्टी कोई भी सरकार में हो, होता रहा। ये हम नहीं कह सकते हैं कि एक ही तरह की सरकार में दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन जवाबदेही कुछ कुछ बेसिक बातें होती है। हम लोग ना दुर्गा पूजा पंडाल जब लगाते थे ना, बचपन में तैयारी करते थे, तो भाई एकदम आप किसी भी स्तर की तैयारी करें तो सबसे बेसिक बात सोचा जाता है कि इधर से लोग एंट्री करेंगे, इधर से लोग एग्जिट करेंगे। इससे ज्यादा बेसिक बात कोई नहीं सोचता है कि भाई जो भीड़ आएगा ना पुष्पांजलि होता है। तो अरे सब ये कॉमन सेंस है एकदम आज के समय में। ये पुष्पांजलि करवाना है अष्टमी नवमी दशमी को, तो पुष्पांजलि होगा तो फिर कई महिलाएं आएंगी, कई भीड़ भाड़, काफी भीड़ भाड़ होगी, तो उसका कैसे मैनेज किया जाएगा? तो ठीक है भाई, बीच में एक पार्टीशन लगा दिया, महिलाएं एक तरफ होंगी, पुरुष एक तरफ होंगे, ऐसा करते हैं हम लोग। या इधर से एंट्री हुआ, दूसरी तरफ से एग्जिट होगा, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिनेरियो में लोग आमने सामने टकराए नहीं। ये तो सबसे बेसिक बात है। आप उस महाकुंभ में जहां पे आपका दावा है पता नहीं कितने करोड़ लोग आ रहे हैं, वहां एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग रास्ते नहीं थे। आप समय इससे बड़ा फेलियर क्या हो सकता है? अब उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर चर्चा होगी तभी तो सीखेंगे ना। चर्चा इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम कुंभ को बदनाम कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? एक तो नैरेटिव ये भी चल रहा है ना कि इतने लोगों की जान चली जाए और आप उस पर कुछ बात सवाल कह दे तो आप सनातन का अपमान कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से प्रश्न हो जाए तो सनातन का अपमान है, नरेंद्र मोदी से प्रश्न हो जाए तो वो राष्ट्र का अपमान है। तो भाई ठीक है, पीड़ित भी तो सनातनी है ना, उन्हीं के हित में तो सवाल वही तो मैं कह रहा हूं ना, ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव देखिए, ये कोई जमीन से नहीं उठता है। ये नैरेटिव, ये तो जो सत्ता में बैठे हैं उनके द्वारा अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए प्रोपेगेट कराया जाता है। अब उनकी जो पूरा जो एक दरबारी मीडिया है, जो एक मायने में जिसको मैं कहता हूं कि इस वक्त सरकार का एक ढंग से मीडिया सेल है, जो मीडिया है वो कोई ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट मीडिया तो है नहीं, वो तो कहानी वही चलाता है जो ऊपर से चलाना हो। अभी भी अगर महाकुंभ में कुछ सवाल पूछे जा रहे थे इस बार, तो क्यों पूछा जा रहा था? उसमें बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। हाँ, दिल्ली यूपी गुजरात लॉबी एंड योगी आदित्यनाथ बाबा जी, वो भी एक इंटरनल पॉलिटिक्स है। एक बटोगे कटोगे का नारा देते हैं, तो दूसरे उसके काउंटर में एक रहो तो सेफ रहो का नारा देते हैं।
कई लोग बाहर से उसको देख नहीं पाते हैं, बीजेपी के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, तो बहुत सारे चैनल जो थोड़ा बहुत दिख भी रहे थे स्वतंत्र हमें इस बार महाकुंभ की रिपोर्टिंग में, टीवी चैनल, वो इसलिए दिख रहे थे कि वो गुजराती लॉबी से इन्फ्लुएंस थे। तो उनकी कोई नैतिकता जग गया हो, जमीर जग गया हो, ऐसा नहीं है, इसलिए कुछ सवाल पूछे जा रहे थे। जनता के हित में नहीं था। जनता के हित में नहीं थे, लेकिन हमको आपको एक जनता के तौर पे जो सोचने समझने की जरूरत है वो ये कि देखिए, जब इतनी बड़ी घटना घट गई, 18 घंटे तक उसको स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार किया गया तो एक गलत आंकड़ा दिया गया, वो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पुष्ट हो चुका है कि वो आंकड़ा गलत है जो बताया गया। उसके बाद पता चलता है दूसरे दिन जाके कि एक दूसरी भगदड़ भी हुई थी। दूसरी भगदड़ को तो उसके बाद भी वहां जो अधिकारी पदस्थापित किए गए थे वो उसके बाद भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, मतलब आंखों में धूल झोंकने जैसा मतलब है। कैमरे के सामने है, हाँ। लोग कह रहे हैं कि मेरे सामने 5 लोग मरे, मेरे सामने 4 लोग मरे, और जिस अधिकारी की जिम्मेदारी वो कहता है नहीं, हमें तो किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, हमारे पास हमारा तो कोई सूचना रिपोर्ट ही नहीं। नहीं। मतलब हम्म। ये कोई दो अलग अलग ओपिनियन नहीं है, सीधे तौर पे सत्य को झुठला देना है। कुछ ऐसा हुआ है कि ये जो आपने जिस बात की कि अधिकारी ये कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है, व्यवस्था इतनी बड़ी हुई लेकिन काम नहीं आई, ये जो हमारे अंदर एक ये मादा होना चाहिए कि हम सरकार से पूछें कि हमारा टैक्स के पैसे से ये जो व्यवस्था बनाई गई थी ये हमारे काम आती क्यों नहीं है। उसमें शिवा जी देखिए, परेशानी क्या हुई है ना, मैं एक बात जो बार बार कहता हूँ, देखिए प्रोपेगेंडा बहुत पावरफुल चीज होती है, एक मीडिया प्रोपेगेंडा एक बड़े स्तर पे जो हो, उसके जरिए किया क्या गया है हमारे देश में कि कॉन्टिन्यूअसली लगातार एक तरह का कंटेंट जो है लगातार सालों से ठेला गया है एक एक आदमी के पास। कुंभ में और जो पीड़ित हैं, जो गुजर गए हैं, वे मौत मारे गए हैं या मोक्ष हो गया, जिनका प्राप्ति हो गई, वो तो सारे हिंदू ही है ना। हिंदू हित में भी बात नहीं होगी क्या इस नहीं, देश वही में? मैं कह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए ना, आप समझिए बात को कि अब उस प्रोपेगेंडा का असर क्या हुआ है कि उस कंटेंट के कूड़े ने दिमाग को जाम कर दिया कुछ लोगों के। अब जब हमारे सोचने समझने की शक्ति पर ऐसा, क्षमता पर ऐसा असर पड़े, तो जैसा मैं अक्सर कहता हूँ ना, कई बार कुछ लोग जो पागल हो जाते हैं उनको पता नहीं होता है कि वो पागल हो गए। उसी तरह जब आपके सोचने समझने की शक्ति पर ऐसा असर पड़े तो आपको पता नहीं होगा कि आप किस चीज के मानसिक प्रभाव में आ चुके हैं पूरी तरह से। जिन लोगों ने मान लिया है कि कोई सिविलाइजेशनल वॉर चल रहा है जिसमें अब जाके हिंदुओं का समय आया है, उनके लिए तो हर घटना, लोगों के मर जाने से लेकर कुछ भी हो जाना जो है छोटी बात है, जिनको इस बात के लिए कन्विंस कर दिया गया है। समझ रहे हैं ना? अब मेरा यह मानना है कि महाकुंभ में जिस तरह की घटना घटी या इस तरह की हमारे देश की आम लोगों की मौत पे सरकारी लापरवाही के कारण, एक प्रशासनिक मर्डर के कारण, अगर उस पे हम सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, हिंदू होना बहुत दूर की बात है, हम नागरिक ही नहीं हैं, इंसान होने पे डाउट है। यहां पे किया गया है कि बिल्कुल एक तरह का देखिए, हर घटना के बाद इनका एक मोडस ऑपरेंडी है कि क्या चलाना है हर व्हाट्सएप ग्रुप में। आप देखेंगे ज्यादातर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें एक तरह का संदेश चल रहा है कि आप अपने घर में एक छोटा सा आयोजन करके देख लो, हालत खराब हो जाती है। यहां तो इतने करोड़ लोग आए थे और एक घटना घट गई तो जो गिद्ध थे, जो बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कुछ हो ताकि हम दिस इज देयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, आई नो दिस। हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये चल रहा है और इस लाइन पे हर प्रवक्ता ने टीवी पे बात की, बीजेपी के आईटी सेल ने इस तरह के मैसेजेस चलाए। आप और चलाते चलाते असर ये हो जाता है कि फिर आम लोग उसके प्रभाव में आके वही बात बोलने लग जाते हैं। वो समझते नहीं है कि भाई, अरे आप करिए ना बीजेपी को समर्थन, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, आप फिर से बीजेपी को वोट दे दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भगदड़ में लोगों की मौत हो जाएगी और उसके बारे में झूठ बताया जाएगा और आप उसमें सरकार को डिफेंड करेंगे। आप इंसान ही नहीं बचे फिर तो। ये दोनों अलग अलग बातें हैं ना, किसी का सपोर्ट करना, किसी को वोट देना, और इस हद तक आप मानसिक गुलाम हो जाना कि हमको अपनी ही बर्बादी ना दिखे, हमको अपनी ही तबाही ना दिखे, हमारे अपनों की मौत ना दिखे, उस पर हम सवाल ना पूछे। और अगर आप सरकार से, सिस्टम से सवाल नहीं पूछेंगे तो सुधार कैसे होगा? मैं बहुत बेसिक फंडामेंटल बात कह रहा हूं ना।
पहली भगदड़ पे आप सवाल नहीं पूछेंगे तो दूसरी होगी, दूसरी को आप छिपा देंगे और उस पर बचाव करेंगे तो तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। होते होते किसी दिन वो आप तक आ जाएगी बात, और हिप्नो जिस दिन आप तक आएगी बात उस दिन फिर और 4 लोग बचे होंगे, उस दिन आपको वो लोग आपको हैवान दिखेंगे जिस दिन अपने पे बात आ जाएगी। हिप्नोटाइज्ड जनता है ये। हाँ, इसमें मैंने कहा ना, इसमें बहुत बड़ा योगदान है मीडिया मशीनरी का, बहुत बड़ा योगदान है। अ, लोगों के ना पोस्टमार्टम हुआ है, ना एक तो लाशें नहीं मिली हैं, फिर पोस्टमार्टम जिनकी हुई हैं उनको ऐसे ही दे दिया गया और ये मानने से इनकार किया गया कि ये इस हादसे का शिकार हैं। उनको सामान्य मौत बताया गया, उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं है, कोई मतलब आगे भी कल को उनको 2 रुपए का मुआवज़ा भी की भी उम्मीद नहीं उन परिवारों को जिनके अपने कमाने वाले गुज़र गए और जी। सब लोग। तो ये किसके साथ हुआ है, अगर जनता इस तरफ नज़र डालेगी कि ये किस कैटेगरी के साथ, किस समुदाय के साथ हुआ है, तो उसको समझ में आएगा कि ये उसका समय है या किसका समय आया है। सिर्फ़ पूंजीपतियों का समय आया है, ना ना बात। उनको कोई दिक्कत है, ना उनके बच्चे संन्यास ले रहे हैं, है नहीं ना? तो देखिए, अगर अगर मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि कई बार कई लोगों की जो धार्मिक भावना आहत होती है, वो अगर सही में धर्म जिसको कहते हैं, अगर उससे प्रेरित होकर आहत होती, तो कई ऐसी घटनाएं हैं जब कोविड में हुँ। कोई हिंदू अपने किसी परिजन की लाश को जला नहीं पा रहा था और उसे दफनाया जा रहा था, उस वक्त हिंदू हिंदू भावना आहत नहीं हुई थी। इस तरह से भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत हो जाना और उस पे पूरी तरह से चादर बिछा देना, उस पे बात ना करना और उस पे जो बात करेगा उस पे अटैक करना, इस पे हिंदू धर्म की भावना आहत नहीं होती है। हिंदू भावना कब आहत होती है? जब कोई फिल्म आ जाए, फिल्म में दिखा दिया जाए कि कोई हीरो है वो मुस्लिम है, कोई एक्ट्रेस है वो हिंदू है, उस पे जब माहौल बनाया जाए तो उससे हिंदू धर्म की भावना आहत हो जाती है। तो ये जिनके साथ ऐसा हो रहा है, असल में वो धार्मिक लोग ही नहीं है। उनको नहीं समझ में आता है बहुत कि हिंदू धर्म पॉलिटिकल क्या होता डिस्कोर्स है। है ये सारा। यस, इट इज पॉलिटिक्स, क्लियरली पॉलिटिक्स। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको उनको कुछ नहीं पता हिंदू धर्म के बारे में। वो आके बात करें ना हम जैसे लोगों से। मैं हूं धार्मिक व्यक्ति हूं, मुझसे बात करें हिंदू धर्म पे, समझ में आ जाएगा क्या होता है हिंदू धर्म। आपकी हिंदू धर्म की भावना इस बात पे आहत नहीं होती है। सारे शंकराचार्य कह रहे थे, सारे शंकराचार्य, कि जो राम मंदिर के लिए जो तिथि निर्धारित की गई भूमि पूजन के लिए, उसका मुहूर्त सही नहीं था। सारे शंकराचार्य कह रहे थे। लेकिन क्योंकि 5 अगस्त एक पॉलिटिकल डेट है नरेंद्र मोदी के लिए, तो 5 अगस्त को वो काम करना था। 5 अगस्त वाली बात मैं कर रहा हूं। 22 जनवरी को लेकर भी कई कई शंकराचार्यों ने, कई लोगों ने ये बात कही। इससे भी ज्यादा 5 अगस्त के लिए कहा था। हम जैसे लोग, शिवाजी देखिए, मैं गांव में रूटेड आदमी हूं अपने, और अभी भी हमारे परिवार में इतना है मामला कि अपने गांव के पंडित जी कह देना कि फलाने दिन इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो हमारे माँ पिताजी समझाते हैं, रोक देते हैं, पंडित जी की बात को मानने पर विवश करा देते हैं। हम उस तरह की परंपरा से आने वाले लोग हैं कि गांव के पंडित जी कह दे तो उनकी बात मानने लग जाते हैं। मतलब हमारे परिवार परिजन समाज हमारा उस तरह का है। लेकिन उसी हिंदू धर्म के सबसे बड़े पंडित कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य तो सबसे बड़े पंडित हैं। शंकराचार्य, जब चारों शंकराचार्य कह रहे हो कि यह मुहूर्त सही नहीं है और उसी मुहूर्त पे फिर भी किया गया और फिर भी हिंदू धर्म की भावना आहत नहीं हुई, तो जिनकी नहीं हुई वो धार्मिक भावना थी या राजनीतिक भावना थी? ये सोच लीजिए, यहीं से तय कर लीजिए आप। तो वो राजनीतिक भावना है। दिक्कत ये है कि आपने राजनेताओं से एक्सपेक्ट कर लिया है कि वो धर्म की रक्षा करेंगे, और शंकराचार्यों से एक्सपेक्ट कर लिया है कि वो पार्टी लाइन के हिसाब से चले। ये दोनों हो रहा है ना। तो जो शंकराचार्य पार्टी लाइन के हिसाब से नहीं चलेगा उसको निष्कासित करने की बात हो रही है। ये तो शंकराचार्य है ही नहीं, इसको निष्कासित करो। सो रिलीजन, धर्म प्रायोरिटी नहीं है। जो लोग ये बात कर रहे हैं उनके लिए पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, नेता सबसे इंपॉर्टेंट है, धर्म उसके बाद आता है। धर्म को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, देखिए, ये जो पूरा मानव विकास हुआ है हजारों लाखों साल में, इसमें
हमने मनुष्य के तौर पे कलेक्टिवली बहुत कुछ सीखा समझा है। एक दौर था जब होमोसेपियंस जंगलों में रहते थे, केव्स में रहते थे। हमने फिर सभ्यताएं बसानी शुरू की नदियों के तट पे, हमने खेती बाड़ी शुरू की। एक प्रोसेस था जिससे हम आगे बढ़ते गए। हमने व्हील का आविष्कार किया, हमने मोबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए वो देखा, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना शुरू किया। फिर जब हम बसने लगे तो हमने कोड्स बनाए कि सोसाइटी को कैसे रहना चाहिए, उसके कुछ नियम कायदे बनेंगे तभी तो हम साथ में रह सकते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए, किस बात पे किसी को सजा मिलनी चाहिए, उसको धर्म कहा गया। ठीक है ना। हजारों साल तक स्टेट और रिलीजन एक ही चीज रही, इसी कारण से, क्योंकि धर्म सत्ता जो है वो तय करती थी कि क्या गलत है क्या सही है। सो प्रैक्टिकली स्टेट का जो काम है, जो सरकार, बोलचाल की भाषा में सरकार, लेकिन टेक्निकली जो स्टेट का काम है वो जो धर्म के कोड थे, रिलीजियस कोड्स, वहां से तय होते थे। और ये एक धर्म की बात नहीं है, समाज नियंत्रित होता हर था। धर्म में, मतलब सोसाइटी के एवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, कैसे हुआ है कि चर्च और स्टेट सेम था। फिर सैकड़ों साल की प्रक्रिया के जरिए हम इवोल्यूशन के फेज में हम आगे बढ़ते बढ़ते, हम विकसित होते होते हमने ये रियलाइज किया कि स्टेट एंड रिलीजन आर टू डिफरेंट थिंग्स। समय लगा हमको ये समझने में, समझना आसान नहीं था। ये एक दौर आया जब हमने समझा कि चर्च अलग है, स्टेट अलग है, और ये फिर हर धर्म में हुआ। और उसके बाद फिर एक दौर आया जब हमको समझ में आया कि स्टेट भी जब अलग है तो बेस्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या हो सकता है, तो लोकतंत्र सबसे सही तरीका हो सकता है। इस पर एक आम सहमति पूरे दुनिया में बनी, इतनी आम सहमति बनी कि जिसको तानाशाही भी करना था वो लोकतंत्र के नाम पे ही करता था। क्यों? लोकतंत्र को आप नहीं झुठला सकते। मतलब आपको दुनिया में कोई भी डिक्टेटरशिप भी करना है तो आप डेमोक्रेसी के नाम पे ही कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे इस पूरे मानव विकास के क्रम में, प्रक्रिया में, हमने कई चीजें सीखी, हम कई चीजों को समझे, और उसमें आज से 500-600 साल पहले जाके हमको समझ में आ चुका था कि धर्म अलग है, राज्य अलग है, चर्च एंड स्टेट दो अलग अलग चीजें हैं। आज अगर कोई फिर से कहता है कि धर्म से स्टेट चलना चाहिए, तो सबसे पहले तो वो हमको 500 साल पीछे ले जा रहा है। इतनी बेसिक सी बात जो नहीं समझ रहे हैं, वो समाज को आगे नहीं पीछे ले जा रहे हैं, वो रिग्रेसिव लोग हैं, ये बोलने में मुझे कोई डाउट नहीं है। उसी तरह से वो 500 साल पीछे ले जा रहे हैं, आप 2000 साल पीछे ले जाइए, 5000 साल पीछे ले जाइए, चलिए हम लोग गुफाओं में ही रहते हैं, हाँ, हमको वैसे ही पीछे जाना है तो अतीत में स्वर्ण युग की अतीत में ही रहते हैं पूरी तरह से। हम आगे बढ़ ही क्यों गए, हम तकनीक के दौर में आ गए, नई नई चीजों के दौर में, सब चीज में पीछे ही चले जाते हैं। तो कोई भी आदमी जो कहता है कि नहीं हमारे धर्म से राज्य चलना चाहिए, वो कोई भी हो, वो खालिस्तान की बात कर रहा हो, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हो, कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात कर रहा हो, किसी भी तरह की बात कर रहा हो। और दिक्कत है कि देखिए, जब भी आप रिलीजन स्टेट की बात करते हैं तो ये तो फिर एक सिर्फ नहीं होगा ना। मतलब मैं तो हिंदू राष्ट्र बना लूंगा, फिर सिख क्या करेगा, वो भी तो खालिस्तान बनाएगा ना। तो जितने लोग ये इस तरह की बात करते हैं वो सब असल में समाज को, देश को तोड़ने की बात करते हैं। और आज के समय में इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे पास पूरा एक दस्तावेज है, संविधान है। जो संविधान निकला ही एक लंबे स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया के बाद, और उस संविधान ने हमें दिशा दिखाया, हमें रास्ता दिखाया। और जो लोग भी आज इस तरह की बातें करते हैं वो सब उस संविधान के खिलाफ बात करते हैं। वो सही मायने में देशद्रोही है, अगर कोई है तो वो लोग हैं जो समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो आगे का रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, वो पीछे ले जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश के युवा, नौजवान कम से कम इस बात को समझे। बाकी लोगों को जिनको बुखार हो गया है उनकी मुझे चिंता नहीं है। अगर देश के नौजवान इस बात को समझ जाएंगे तो फिर हमारा देश जो है बिल्कुल सेफ हैंड्स में। और देश के नौजवान अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो अभी हिप्नोटाइज नहीं हैं, जो उस तरह से एक असर में नहीं हैं आइडियोलॉजी के, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो अपने लिए परीक्षाएं देते हैं, वो उसको पास करते हैं, और उसके बाद जैसे मैं आना चाहती हूँ बीपीएससी का जो अभी हुआ ये मामला, क्या जिस तरह से पुलिस की गुंडागर्दी उनके ऊपर बरपाई गई है,
ये पढ़ा लिखा हमारा नौजवान है, इसकी पूरी आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए इसको कूड़े की तरह, वो नौजवान जो रो रहा था और कह रहा था हम क्या मांग रहे हैं, हम सिर्फ यही तो मांग रहे हैं। आपको याद है वो वीडियो जिसमें वो नौजवान बीपीएससी वाला कह रहा था कि हम क्या मांग रहे हैं, हम जीना चाहते हैं, हम इस देश के लिए की सेवा करना चाहते हैं। हाँ, हमें ये बताया गया था, या तो आप कह दीजिए कि अब कोई परीक्षा का कोई फायदा नहीं है, तो हम इसमें अपना समय ना खपाएं, हम इसमें अपनी ऊर्जा, हम इसमें अपना पैसा ना खपाएं। बीपीएससी जैसी सभी परीक्षाओं का हाल कब तक ऐसा रहेगा, इसके लिए कोई आप आंदोलन चलाते हैं, इसलिए बताइए कोई नहीं, देखिए, रास्ता? मैं तो कन्विंस हूँ अब जाके कि हमारे देश में परीक्षाओं का हाल ऐसा तब तक रहेगा जब तक मोदी जी केंद्र में। और वो मैं उसका तर्क देता हूँ आपके वो जो तो बिहार का जो मामला है। हाँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ ना, बिहार का मामला, इसलिए मैं तो सोच समझ के बता रहा हूँ। देखिए, है क्या कि पेपर लीक हो जाना, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होना, ये एक प्रांत की कहानी नहीं है। हम्म, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, बिहार, झारखंड, सब जगह हो रहा है। ये पूरे देश में हो रहा है। हमारे देश की खासियत आज के समय एक ये हो गई है कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसमें हर हर मोदी होता है। देश में कहीं पे कुछ भी अच्छा हो जाए तो देखो मोदी जी ने कमाल कर दिया। और जब भी कुछ गड़बड़ होता है तो कहा जाता है कि ये तो इस राज्य का मामला है, वो तो इस राज्य का मामला है। हमेशा होता है। मतलब आप कोविड की हैंडलिंग से लेके हर चीज़ में देख लीजिए। अच्छा हो जाए तो हर हर मोदी, गड़बड़ हो तो बाकी सब दोषी। ये पैटर्न है हमारे देश में। बिहार में डबल इंजन की एक सरकार है। डबल इंजन की एक सरकार है बिहार में। और दावा किया जाता है कि जब भी कोई क्रेडिट लेना हो तो मोदी जी क्रेडिट लेते हैं, बताते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने ये किया वो किया। उस डबल इंजन की सरकार ने, असल में वो डबल इंजन क्या है कि वो फेल हो गई। इंजन फेल होना जानते हैं, इंजन फेल होता है तो क्या होता है? इंजन फेल हो जाए तो वो पता नहीं किसको कुचलेगी और किसको मारेगी, उसका कोई हिसाब बेलगाम किताब, हो जाएगी। बेलगाम हो जाएगी। तो वो डबल इंजन फेल हो चुकी है। फेल होके उसने युवाओं के सपनों को कुचला है। सबसे पहले नौजवानों के अरमानों को ध्वस्त कर दिया उस डबल इंजन ने। हम ये सवाल तो पूछते रहे कि नीतीश जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, नीतीश जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, नीतीश जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये हमने एक बार भी नहीं देखा कि इस देश में परीक्षा पे चर्चा तो एक ही आदमी करता है। परीक्षा पे चर्चा तो नीतीश जी नहीं करते थे। एक ही आदमी है जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। और जब परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो फिर वो बताते हैं कि आप जब परीक्षा देने जाएं तो दही शक्कर खा के जाएं, माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर जाएं, परीक्षा से एक रात पहले समय पर सो जाएं, करोड़ों लगाकर इवेंट करके परीक्षा पे चर्चा, ये सब ज्ञान दिया जाता है। कठिन प्रश्नों के पहले उत्तर दें, आसान प्रश्नों के बाद में उत्तर दें, ये सब ज्ञान भी आता है, जिसको लेकर पूरे देश के सारे स्टूडेंट्स चकरा गए कि ये कौन सा ज्ञान मिल गया हमको कि कठिन प्रश्नों के पहले उत्तर देना चाहिए परीक्षा देते समय। तो ये सब ज्ञान हमारे प्रधानमंत्री देते हैं। और परीक्षा पे चर्चा पे इतना खर्च होता है कि किसी नवोदय स्कूल के साल भर का बजट जितना होगा उतना इनका एक परीक्षा पे चर्चा की इवेंट पे खर्च होता है। कुछ कुछ महीनों पे ये करते हैं। अब आप बताइए, जो आदमी परीक्षा पे चर्चा करे और पेपर लीक पे चर्चा ना करे, वो धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बेशक। अब परीक्षा पे चर्चा करके आप दही पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप आशीर्वाद पे चर्चा कर रहे हैं, समय पे सोने पे चर्चा कर रहे हैं। आप परीक्षाओं में जो देरी है उस पे चर्चा कहाँ कर रहे हैं? हर परीक्षा सरकार करा रही है, फेल हो रही है, उस पर आप कोई चर्चा नहीं। पेपर लीक पे कहाँ चर्चा कर रहे हैं? आप गड़बड़ियों पे कहाँ चर्चा कर रहे हैं? आप परीक्षार्थी जिस तरह के तनाव में हैं, आपके सिस्टम फेल होने के कारण, उस तनाव पे कहाँ बात कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि परीक्षा देने वाला हर बच्चा इसलिए तनाव में है क्योंकि उसको माँ बाप ने ज्यादा पढ़ने के लिए कह दिया? आपको ये एजम्पशन लेकर आप क्यों परीक्षा पे चर्चा करते हैं? हम्म, आपको प्रधानमंत्री इस कारण से थोड़े बनाया था कि आप जो है किसी परीक्षार्थी के मौसा जी फूफा जी हैं। आप गार्जियन तो नहीं है। आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, किसी काम को निभाने की जिम्मेदारी दी गई है। और जब आपके पास इतना बड़ा मैंडेट है कि आपको लगता है कि करोड़ों लोग आपकी बात को मानेंगे सुनेंगे,
तब तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तब तो आपको और कहना चाहिए था। आप पेपर लीक पे चर्चा करेंगे तो अपने आप कई चीजें ठीक होने लग जाएंगी, लेकिन पेपर लीक शब्द आज तक आपकी जुबान पर नहीं आया परीक्षा पे चर्चा करते करते। तो बिहार में गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं प्रोटेस्टर्स, वो सवाल तो पूछते रहे नीतीश कुमार से, लेकिन ये उनको रियलाइजेशन नहीं है कि नीतीश बाबू तो युवाओं की दुर्गति पे ध्यान ही नहीं है, वो तो प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं, वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं। दूसरा जो डबल इंजन में 2 इंजन है ना, दूसरे इंजन से क्यों सवाल नहीं पूछा जा रहा है? आपके 2 डिप्टी सीएम है, नीतीश जी की क्या हालत है वो हम लोगों को पता है अच्छे से, इस वक्त उनके स्वास्थ्य की क्या हालत है। और आपके 2 डिप्टी सीएम है, आपकी सरकार है, वहां पे लाठी आप अधिकारी किनके इशारे पे काम करते हैं वो बिहार में हर किसी को पता है। तो मोदी जी से सवाल क्यों ना पूछा जाए? और अगर मोदी जी इंटरफेयर कर देते, एक बार इंटरवीन कर देते उस इशू में, एक बार कर देते, ऐसे किसी मुद्दे पर जहां पे सरकार से प्रश्न हो, वहां से तो विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मणिपुर में देख लीजिए, गायब हो जाएंगे। जब तक कोई स्थिति विकराल होगी, गड़बड़ होगी, तो दिखाई ही नहीं देंगे आपको। जब स्थिति ठीक होने लग जाएंगी फिर वो अवतरित होंगे, प्रकट होंगे, कहेंगे मैंने सब चीज ठीक कर दिया है। और एक आर्गुमेंट और है, आप ये समझिए, मान लेते हैं जैसे हमारे देश में पिछले 10 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, ये बहुत ज्यादा है। अगर इसमें हम बाकी इरेगुलरिटीज को ऐड कर दें, 70 से ज्यादा पेपर लीक 10 साल में। हाँ, इसमें अगर बाकी इरेगुलरिटीज ऐड कर दिया जाए, क्योंकि सिर्फ पेपर लीक इज नॉट दी ओनली इरेगुलरिटी इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, तो फिर वो सैकड़ों में है, मतलब सैकड़ों परीक्षाओं में गड़बड़ी पाई गई है। ये मैं क्या कह रहा हूं, पाई गई है। जरूरी नहीं है कि हर गड़बड़ी का पता आपको हमको चल गया होगा। हर गड़बड़ी का पता चल जाए तो हो सकता है उससे भी गड़बड़ी कम हो जाए, बंद हो जाए। पेपर लीक तो एक धंधा है ना, एक तो इसके पीछे एक नेक्सस है, रैकेट है, इसके पीछे तो पैसा इन्वॉल्व है। हर बार पेपर लीक हो, हर बार पता चल जाए लोगों को, फिर तो नुकसान होने लग जाएगा ना माफिया का। तो इसका मतलब हमको मान लीजिए 10 परीक्षाओं का पेपर लीक होता होगा, हमें 2-3 पता चलता होगा, तभी तो पेपर लीक जारी है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लेते हैं, एक सिनेरियो आप इमेजिन करिए कि पिछले 10 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ होता, हर परीक्षा सुचारू ढंग से चला होता, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती, तो क्या आप हम नहीं कहते कि मोदी जी ने कमाल कर दिया? बिल्कुल सब कहते, मीडिया तो कहती ही, ऐसा ट्रेन कर दिया गया है सोसाइटी को कि सब लोग कहते कमाल हो गया यार, मोदी जी जब से आए पेपर लीक ही नहीं होता है। तो अगर अच्छा होता तो हम कहते कि मोदी जी ने कमाल कर दिया, तो बेड़ा गर्क होने पर हम ये क्यों नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया? फिर हम क्यों अफसर ढूंढने चले जाएंगे कि एसएससी का वो जो चेयरमैन है वो खराब है, रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन आ गया वो गड़बड़ था, इसीलिए रेलवे में गड़बड़ हुआ है। तो अच्छा होगा तब तो हम नहीं ढूंढते हैं अधिकारी को, तो अच्छा जो होगा वो सब मोदी जी के कारण होगा, और गड़बड़ जहां जहां होगा वहां बाकी लोग दोषी होंगे। खराब अफसर आ गया, डबल इंजन थी, दूसरी पार्टी के साथ अलायंस था, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इसमें 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 धोखा है कि नहीं इस तरह से सोचने में, बताइए। बेशक। और इसमें मैं एक बात ये जोड़ना चाहती हूँ कि हर पेपर लीक का, हर परीक्षा रद्द होने का अल्टीमेट फ़ायदा सरकार को ही मिलता है। एक तो ये कि उसने इतना बड़ा धन जुटाया होता है फार्म के नाम पे, भर्ती के उसके जो परीक्षा के फॉर्म होते हैं, वो अपने आप में इतना बड़ा रैकेट है कि महंगे फॉर्म हो गए हैं। हम सब जानते हैं ये फॉर्म कितने महंगे हैं, जबकि डिजिटल के समय में सस्ते होना चाहिए था, उनका रेट बढ़ गया है। उनका जो टोटल फॉर्म भरे जाते हैं, अगर वो राशि आप देख लें, जो खरीदे जाते हैं वो और भी बड़ी राशि, जितने खरीदे जाते हैं वो सब भरे भी नहीं जाते हैं। जितने खरीदे जाते हैं अगर वो राशि आप देख लें, तो जितनी उसमें भर्तियां होनी हैं उन सब की सैलरी रिटायरमेंट तक की वो फॉर्म से आ जाती है। ये एक जनरल आंकड़ा कई बार लोगों ने बताया है। तो ये जो पैसा है फॉर्म भरने के बाद जो हासिल होता है, ये कहाँ जाता है? और सिर्फ पैसा ही नहीं ना, आप देखिए एक इसमें समस्या ये भी है, पैसा जा कहाँ रहा है? ये मतलब
मैं ये जानना चाहती हूँ, वो जो 8,000 का एयरप्लेन खरीदा जाता है या वो इस तरह के और जो प्रपंच किए जा रहे हैं, उनके वैभव में कमी ना आ जाए। ये किसकी वो कॉस्ट हमारी पे, जेब से किसकी जाता है कीमत ना। पे हो रहा है? वो तो देखिए वही उस पे बात करते हैं हम लोग और उस पे अच्छे से बात होनी चाहिए। देखिए वो तो इस वक्त मैं आंकड़ों से ही शुरू करता हूँ। देखिए ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई एक, जिसने ये कहा कि हमारे देश में इनइक्वालिटी जो है वो इस स्तर पे जा चुकी है कि देश के टॉप 1% जो अमीर लोग हैं उनके कब्जे में 40% से ज्यादा देश के संसाधन है, संपत्ति है, सिर्फ 1% लोगों के कब्जे में। और देश की 50% से ज्यादा आबादी मात्र 3% संसाधनों पे अपना गुजारा कर रही है। ये जो पिंचिंग इनइक्वालिटी है, जो अंग्रेजों के समय भारत में जिस तरह की गैर बराबरी थी, इनइक्वालिटी थी, उससे भी ज्यादा इस वक्त इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी कैसे बिल्ड होता है, आप बहुत आसान भाषा में समझिए। इनइक्वालिटी का सीधा अर्थ है कि हमारे समाज में कई लोग हैं जिसमें से कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा है और कुछ लोगों के पास कम है। जिसके पास कम है उसके पास और कम होता जाए और जिसके पास ज्यादा है उसके पास और ज्यादा होता जाए। इसका मतलब इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इनइक्वालिटी बढ़ने का मतलब ही ये हुआ। तो जिसके पास ज्यादा है उसके पास और ज्यादा कैसे हो रहा है और जिसके पास कम है उसके पास और कम कैसे हो रहा है। उसको मैंने तो एक टर्म का इस्तेमाल किया है पिछले 5-6 साल से, मैं उसको मोडानीकरण कहता हूं। और वो एक व्यापक उसका अर्थ है। उसका अर्थ सिर्फ निजीकरण नहीं है उसमें, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सरकार निजीकरण करती है, सब चीज को प्राइवेट कर देती है। तो मैं इन प्रिंसिपल हर चीज को प्राइवेट कर देने के विरोध में नहीं हूं, और ये सरकार हर चीज को प्राइवेट कर भी नहीं रही है। ये सरकार जहां जहां मुनाफा है सिर्फ उसका निजीकरण कर रही है। जहां जहां घाटा है उसका राष्ट्रीयकरण हो रहा है, उसका नेशनलाइजेशन उल्टा हो रहा है। लॉजिक है। हाँ, तो इसीलिए हमको ये कभी नहीं कहना चाहिए कि ये निजीकरण कर रहे हैं। उदाहरण दीजिए। मैं उदाहरण देता हूं। जैसे जैसे केजी बेसिन फॉर एग्जांपल, कृष्णा गोदावरी बेसिन में पूरे ऑयल डिपॉजिट्स की खोज हुई और वो रेड में चला गया, नुकसान में चला गया भारी। एक समय था उस पर खूब चर्चा हुई कि बहुत बवाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जैसे ही वो नुकसान में गया तो केजी बेसिन में ओएनजीसी का पैसा इन्होंने लगा दिया। ओएनजीसी मतलब पब्लिक सेक्टर, ठीक है। यस बैंक डूबा, किसका पैसा लगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप देखिए आईडीबीआई में एलआईसी का पैसा लगा जब डूबा। तो आप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जब डूबने लगा तो उसमें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने लोन लेकर उसमें पैसा लगाया। मतलब कई उदाहरण हैं ऐसे, जहां जहां घाटा हो रहा था वहां वहां किसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के थ्रू और कुछ विशेष परिस्थितियों में उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने कर्ज लिए बैंकों से, पब्लिक सेक्टर बैंक से कर्ज लिए फिर, और तब जाके किया। तो और जहां जहां फायदा है, कोयले में फायदा है इस देश में, हवाई अड्डों में फायदा है, टेलीकॉम में फायदा है, रेलवे में फायदा है, बंदरगाहों में फायदा है। आप देख लीजिए कहाँ जा रहा है। सभी पूंजीपतियों के पास नहीं जा रहा है। यह भी नहीं कहना चाहिए कि ये प्रो कॉरपोरेट सरकार है। मतलब कुछ लोगों को यह भी सुन के लग सकता है कि नहीं, प्रो कॉरपोरेट है तो सारे कॉरपोरेट तो खुश नहीं है। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, कई लोग हैं। आप राहुल बजाज की बात सुन लीजिए, गोदरेज की बात राजीव बजाज की सुन लीजिए, गोदरेज की बात सुन लीजिए। कई पूंजीपति हैं, कई हैं जो बोलते नहीं हैं लेकिन बहुत दुखी हैं। असल में सिर्फ 2 लोग हैं जिनके पास ये मुनाफा घूम फिर के जा रहा है, मतलब फायदा घूम फिर के जा रहा है। और बाकी जो घाटा है पब्लिक सेक्टर से जा रहा है। पब्लिक सेक्टर से जा रहा है मतलब क्या? एसबीआई ने अगर यस बैंक में पैसा लगाया और यस बैंक डूबा बस 2-3 लोगों के विलफुल डिफॉल्ट के कारण, जिसमें से एक सुभाष चंद्रा थे जी न्यूज के, एक वो उनके राणा कपूर थे, 2-3 लोग, एक अनिल अंबानी भी थे शायद। तो इन 2-3 लोगों के विलफुल डिफॉल्ट के कारण यस बैंक डूबा और पैसा एसबीआई के आम खाता धारकों का पैसा उसमें लगाया गया। किसका पैसा लगा? आपकी जेब से गया, मेरी जेब से गया। हमारी कीमत पे घाटे की भरपाई होगी और जहां जहां मुनाफा होगा वो 2 लोगों के पास जाएगा। तो इनइक्वालिटी कैसे नहीं बढ़ेगी? इसी को मैं मोडानीकरण कहता हूं। और उसका भी फिर आंकड़ा है। आपके जो दर्शक हों वो गूगल करके देख लें
कि जिस वक्त देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, खबर आई कि 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया, जिस वक्त हमारा देश गरीबी के पैमानों पे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज को बीट कर रहा था, जिस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे थी, उसी वक्त ये खबर आ रही है कि एक साल में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले आदमी गौतम अडानी है दुनिया में। उसी वर्ष की बात है। जिस कोविड के समय में सबकी हालत खराब थी, उस वक्त एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी बन जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम सब एक ही नाव पे सवार हैं, मतलब आप, हम, अडानी और अंबानी, अगर हम लोग एक ही नाव पे सवार हैं, मतलब एक ही देश में है, एक ही अर्थव्यवस्था में है, नाव डूब रही है, तो सिर्फ हमारे और आपके लिए नाव कैसे डूब रही है? उनके ऊपर ऐसा कौन सा एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है कि वो डूब नहीं रहे हैं, वो ऊपर जा रहे हैं? कुछ तो अलग हो रहा है ना। वो जो अलग हो रहा है, यही, इस बात को बहुत लोगों को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं ना, देखिए मैं नहीं मानता हूं कि सरकार जानबूझ के बेरोजगारी बढ़ाती है, सरकार जानबूझ के महंगाई बढ़ाती है, कोई सरकार नहीं बढ़ाएगी। अरे हम पक्ष में हो विपक्ष में हो, कोई भी रूलिंग, कॉमन सेंस की बात है। क्यों हम महंगाई बढ़ाएंगे, अनपॉपुलर काम क्यों करेंगे? ये साइड इफेक्ट है, महंगाई बढ़ना, बेरोजगारी बढ़ना। असल में कुछ और हो रहा है, जिसका साइड इफेक्ट है महंगाई बढ़ना, बेरोजगारी बढ़ना। तो जैसे ही आपकी हमारी जेब से भरपाई होगी नुकसान का, तो महंगाई बढ़ेगी, और जैसे ही मुनाफा कुछ लोगों के पास सीमित होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, जो डेटा में दिख रहा है। वही काम हो रहा है हमारे देश में इस समय। इसी कारण से महंगाई बढ़ रही है, इसी कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है, और जिनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, अब आप लोगों के मन में यह सवाल भी आना चाहिए कि क्यों फायदा उनको पहुंचाया जा रहा है। सवाल तो आना चाहिए ना भाई। हम जब इसी के लिए लड़ रहे हैं कि सवाल पूछो, तो भाई हमसे भी सवाल आना चाहिए कि भाई क्यों अडानी और अंबानी को सारा मुनाफा दिया जाएगा? क्योंकि इनकी राजनीति ही वहां से चल रही है। ये उस कुर्सी पे इसलिए बैठे हैं, जो बात हमने शुरुआत में की, इस देश के नागरिकों के साथ जो भ्रमजाल रचा जा रहा है, उनके दिमाग को जो प्रभावित किया जा रहा है जिस प्रचार तंत्र के जरिए, उस प्रचार तंत्र का नियंत्रण इन्हीं दोनों के हाथ में है। इन्हीं का पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड में आता है, इन्हीं के मीडिया के सहारे सारा खेल हो रहा है। तो ये तो गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। तो अब इसमें आप मालिक उनको मान लीजिए या इनको मान लीजिए। कुछ लोग कहते हैं 2 गुजराती हैं वो बेचे जा रहे हैं, 2 गुजराती है वो खरीदे जा रहे हैं, 4 गुजरातियों का खेल है। लेकिन मॉडल ये बन गया है कि ये डेमोक्रेसी के अलावा एक और मॉडल होता है गवर्नेंस का, उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी, जिसको आपने लोकतांत्रिक ढंग से चुन के शीर्ष पे बैठाया है, असल में उसके ऊपर भी 2-4 लोग होते हैं, और वो आमतौर पे बड़े व्यापारी होते हैं। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, वैसा हमारे देश में बन चुका है। इसको जब तक हम लोग समझेंगे नहीं, और जो लोग जिनके मन में डाउट हो मेरी बात को सुनकर ना, मैं बहुत आराम से बिना पूर्वाग्रह के लॉजिकल ढंग से ये बात बोल रहा हूं, जिनको लगता है कि नहीं इस पे कोई तथ्यात्मक मैं गलत बात बोल रहा हूं या तार्किक रूप से कोई गलत बात है, वो सवाल करे, आपके चैनल पे प्रश्न करे, उस प्रश्न को लेकर फिर कभी बात किया जाएगा। मैं इस बात को लेकर कन्विंस्ड हूं पूरी तरह से कि इस वक्त जो मोदी जी की भाजपा है, उसको हिंदुओं से कोई लगाव नहीं है, उसको किसी धर्म के किसी व्यक्ति से कोई लगाव नहीं है। उनको जिनसे लगाव है वो यही अंबानी और अडानी है। वो हिंदू राष्ट्र का फोटो लेकर घूम रहे हैं, और देश को असल में मोडानिस्तान बनाना है। पीछे का एजेंडा कुछ और है, सामने का एजेंडा कुछ और है, और उससे गुमराह किया जा रहा है। बड़ा व्यापक एक दायरा है जिसके लोग गुमराह हो रहे हैं, इसके शिकार हो रहे हैं। देश की सरकार के पास देश के युवाओं के लिए किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। जो नौकरियां देने का जो प्रोग्राम है उसको छोड़ भी दीजिए, उसके अलावा भी कोई प्रोग्राम हो सकता है। हर चीज़ नौकरी नहीं होती है, वो प्रोग्राम भी हर तरह से फेल्ड है। स्किल इंडिया फेल है, मेक इन इंडिया फेल है, हम सब देख रहे हैं। और जो आईटी का बड़ा हमने एक लीप ली थी मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में, वो भी हमने देख लिया कि अब हम आईटी में भी कितने ज़्यादा पीछे हैं। जब से डीप सीक आया है उसके बाद से पता चला कि हमारा मंत्री कह रहा है कि हम 1 साल में इस स्थिति में होंगे कि हम इस प्रोग्राम को टेकअप करेंगे, एआई के प्रोग्राम को
टेकअप करेंगे। जी। और ये बहुत शान और शौकत से वो ये बात बता रहे हैं, जैसे ये पिछड़ापन नहीं है, ये कोई ऐसी बात है कि हम समय के साथ चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में इस गरीब सरकार ने और इस पिछड़ती हुई सरकार को चलाने वाली जो पार्टी है, उसके आलीशान दफ्तर बने हैं, देश भर में बने हैं, 5 स्टार दफ्तर बने हैं, और उसके पास सबसे बड़ा चंदा भी आया हुआ है। इसका जो कोरिलेशन है कि सरकार गरीब है लेकिन चंदा इस पार्टी के पास बहुत ज़्यादा है। पीएम केयर फंड का क्या हुआ हमें नहीं पता है। तो ये इस तरह के जो फंड हैं जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और जनता नहीं ठीक बात दिए है। हैं, ये भी एक चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए कि ये देश के लिए सरकार का ये पार्टी काम कर रही है या अपने लिए पार्टी काम नहीं कर रही देखिए, लोकतंत्र बिल्कुल चलता ही दो मूल विचारों पे है, पारदर्शिता और जवाबदेही। पारदर्शिता को कुछ आप सूचना कह सकते हैं, जानकारी, सही जानकारी होना, जो मीडिया के जरिए अलग अलग तंत्रों से मिलता है हमें। देश के आम नागरिक को क्या, जैसे मान लीजिए पहले की सरकारों में बताया जाता था कि इतने किसानों ने खुदकुशी कर ली, देश में विदर्भ में किसानों ने खुदकुशी कर ली। अब कोई बिहार में सुपौल जिले में बैठा हुआ कोई मेरा ग्रामीण होगा, उसको क्या पता कि विदर्भ में किस किसान ने खुदकुशी की। उसको तो सूचना तंत्र से पता चला, उसको उस उस सिस्टम से ये जानकारी मिली, तो उसने एक राय बनाई सरकार के बारे में कि सरकार में किसान खुदकुशी कर रहा है। अब वो जानकारी ही आप उसको नहीं देंगे, उल्टा मिस इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसा अलग अलग मौक़ों पे होता है, जैसा कि सीमा पे हो रहा है। चीन गांव बसाए जा रहा है हमारी हमारी ज़मीन पर, और हम जो हैं सो जानकारी ही नहीं देते हैं किसी को। तो एक तो जानकारी वाला मामला है और दूसरा जवाबदेही वाला मामला। अब हम नागरिक के तौर पे हमारा धर्म था कि हम सरकार को जवाबदेह बनाएं। जवाबदेह कैसे बनाएं? सवाल पूछ के, आपने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, हमने आपको वोट दिया, आपको ये काम करना था। अब हम नागरिक ही अगर प्रवक्ता बन जाएं सरकार के, हम ही कहने लगे कोई कुछ नहीं पूछेगा सरकार से, मेरी सरकार है। अरे भाई, आपकी सरकार है तो भी आपको पूछना चाहिए। असल में तो होना ये चाहिए कि अगर मान लीजिए आपने वोट दिया है, तो जिसको आपने वोट नहीं दिया, आपको पूछने का मन है सवाल, उससे भी पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको आपने वोट नहीं दिया उससे भी पूछते रहिए, लेकिन जिसको वोट दिया है उससे तो 4 सवाल ज्यादा पूछेंगे ना। आपको मैंने वोट दिया है, आपसे तो मैं 4 सवाल ज्यादा पूछूंगा। इस उम्मीद के कारण वोट दिया था, इस वादे के कारण वोट दिया था। यहां अगर उल्टा हो जाए कि जिसको वोट दिया अब हम उसके गुलाम बन गए, उससे कुछ नहीं पूछेंगे, दूसरा कोई पूछेगा उसको भी चुप करवाएंगे, तो फिर जवाबदेही नहीं रहेगी। जवाबदेही नहीं रहेगी अगर, तो फिर घटनाएं होंगी, तो फिर ये सारी कुरीतियां आएंगी हमारे समाज में, सिस्टम में, जो आना चाहिए। क्योंकि जैसा कहा गया है ना कि सन इज द बेस्ट, क्या कहते हैं उसको, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट। तो अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो फिर तो सड़ जाएगा सब कुछ। 2025 के बजट सत्र में राहुल गांधी साहब ने जो बातें की हैं, वो एक बहुत बड़ा विजन की बात है, जानकारी की बात है, एक्सपर्टीज़ की बात है। और ये बात सच है कि हम बहुत इम्प्रेस हुए हैं। हमारे पास ऐसा विपक्ष में नेता है जो इतनी शानदार सोच रखता है, और उन्होंने एक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके इस पर बात की कि हमारे पास डेटा का जो सवाल उठाया उन्होंने, ये हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं, हम कितना डिपेंडेंट हैं बाहर, हम बाकी मुल्क कर रहे हैं, हम वो भी देखिए, बुनियादी आपने काम जो नहीं कर रहे हैं। पिछले प्रश्न में भी जो एक बात जी। कही थी, जो इससे लिंक्ड भी है एक ढंग से, कि कैसे हम नई तकनीक को लेकर क्या नजरिया है हमारा। अब हम जैसे कई बार कहते हैं कि भारत विश्वगुरु है, विश्वगुरु है, बिल्कुल ठीक है, हम सब चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने। अब विश्वगुरु कैसे बनेगा भारत? 90 के दशक में आपको याद होगा, जब दुनिया भर में आईटी रेवोल्यूशन हो रहा था, तो उस वक्त भारत तैयार था उस आईटी रेवोल्यूशन का लीड लेने के लिए। भारत तैयार होने का मतलब, भारत को जो लोग नेतृत्व कर रहे थे वो कम से कम तैयार थे उस चीज के लिए। तो वो इस हद तक तैयार थे कि भारत आईटी कैपिटल बन गया पूरा दुनिया का। 90s के दौर में जो लोग वो बीबीए कर लेते थे ना, बीसीए कर लेते थे, वो 10 साल बाद पता चलता था किसी कंपनी में सीईओ बने हुए हैं, वो इतना कमा रहे हैं। आपको याद होगा वो दौर, कि आप अगर आईटी सेक्टर में आ गए तो फिर आप बिल्कुल तेजी से ऊपर छलांग लगा देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि दुनिया में कुछ ग्लोबल चेंज हो रहा था तकनीक को लेकर, आईटी को लेकर, और भारत के पास वैसी लीडरशिप थी जिसने उस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को
समझा अपॉर्चुनिटी को और ग्रैब उस किया था। अपॉर्चुनिटी को सीज किया, उसको ग्रैब किया। अब फिर से इस वक्त भी दुनिया भर में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। एआई सच में बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन अगर हमको ऐसा प्रधानमंत्री मिल जाए जो सिर्फ एआई के नाम पे जुमलेबाजी करे, कभी बोले अमेरिका इंडिया एआई होता है, कभी बोले आई आपके यहाँ तो एआई होता है, हमारे यहाँ आई होती है, अब यही करते करते निपटा दे अगर एआई को। और एआई में आप देखिए चीन क्या क्या कर रहा है, आप देखिए अमेरिका क्या क्या कर रहा है। ये सच है कि ये जो एआई के नाम पे जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जिसको नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बहुत सही बात कही कि एआई इन इटसेल्फ ऑपरेट नहीं करता, वो डेटा के ऊपर ऑपरेट करता है। तो अगर हम उसको लेवरेज नहीं करेंगे, उसको लेवरेज करने का नजरिया नहीं रखेंगे और सिर्फ लफाजी करेंगे अगर उसके नाम पे, सिर्फ जो मतलब हवा पानी देंगे, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा देश का। जबकि हम सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट थे, हमारे पास वही सबसे देखिए, डीप डेटा होना चाहिए ये जो था। पार्लियामेंट में राहुल जी का जो भाषण था इस बार, वो देखिए मेरा मानना है कि हर जिम्मेदार नागरिक को सुनना चाहिए, जो कांग्रेस के विरोधी हों, राहुल गांधी के विरोधी हों, जिन लोगों ने उनको किसी भी समय पप्पू बोला है, माना है, उनको भी सुनना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि इस पप्पू की सोच समझ क्या है। आपके पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, रीजनल पार्टीज हो, नेशनल पार्टीज हो, जितने पॉलिटिशियंस हैं, उसमें से एक दिखा दे जिसके पास ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है देश के आगे के विजन को लेकर। यस, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो ब्रॉडली, बहुत सिंपल भाषा में समझाया उन्होंने, ब्रॉडली दो चीजों पे ऑर्गेनाइज करना होता है, दो चीजों को, एक प्रोडक्शन को और एक कंजम्पशन को। प्रोडक्शन को ब्रॉडली ऑर्गेनाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स हैं। कंजम्पशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे यहाँ सर्विस जैसे सेक्टर्स बन गए हैं। लेकिन बताया उन्होंने कि कहाँ कहाँ दुनिया भर में हो क्या क्या हो रहा है और हमें क्या क्या करने की जरूरत। कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, यही बात बिल्कुल एक स्टेट्समैन सबसे को, खूबसूरत बात यही थी कि आरोप प्रत्यारोप नहीं, बिल्कुल एक स्टेट्समैन को विजन जैसे बात डॉक्यूमेंट करना जैसा। चाहिए उस तरह से बात किया, बिल्कुल भविष्य की बात की। और उसके जवाब में प्रधानमंत्री जी का अगले दिन भाषण आया। राहुल गांधी भविष्य की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री इतिहास की बात कर रहे हैं। एक जब प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, एक मिस्टर क्लीन खुद को कहते थे, 15 पैसा पहुंचता था लोगों के। हिस्ट्री का ही चैप्टर चलता रहता है उनका दिन रात। और आगे के लिए पूछ दीजिए तो आगे का वो टारगेट बता देंगे, टारगेट जो टारगेट बढ़ता रहता है हमेशा उनका। 2014 में जब वो आए तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि 60 साल इनको दिया है, मुझे 60 महीने दो, मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दे दूंगा, मैं देश के युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेवरेज कर लूंगा। जैसे ही 60 महीने पूरे होने वाले थे और फिर से चुनाव आने वाला था, तो जितने वादे थे उन सब का टारगेट शिफ्ट हो गया 2022। अब देखिए ध्यान में होगा, क्योंकि आपके लोग गूगल कर लें, आपके जो दर्शक हैं वो, 2022 तक किसानों की आय अब दुगनी होगी, 19 तक नहीं होगी। सबको मकान मिलेगा, सबको मकान मिलेगा, सबके घर पीने का पानी मिलेगा, हर घर बिजली पहुंच जाएगी, सब कुछ 2022 तक होगा। ये कहा गया 2019 के ठीक पहले, फिर 2019 का चुनाव हुआ। 22 जब आया तो फिर कहा गया कि विकसित भारत तो असल में 2047 में बनेगा, विकसित भारत। तो अब जो है, अब आप 2047 का इंतजार करिए, हम सब उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अब ये देखिए, हमारा देश जो है ना, बड़ा एस्पिरेशनल देश है। मतलब कोई कोई नौजवान जो है ना, वो मतलब उसको बेरोजगार है, उसको खाने पीने के लाले पड़े हुए, लेकिन सपना बहुत बड़ा देखता है वो, मतलब आसमान में देखता है। एक्सट्रीमली एस्पिरेशनल कंट्री। तो हमको बड़े टारगेट्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं, ये मोदी जी ने समझ लिया है। तो कोई छोटी बात तो करो ही मत, काम की बात ही नहीं है, काम क्या करना है नहीं करना वो डिबेट अलग है, बात हमेशा बड़ी होनी चाहिए। और बोलना झूठ ही है अगर, तो छोटा झूठ क्यों बोलना, बड़ा झूठ बोलो। इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, जब वो मतलब वो 15 अगस्त को एक बार भाषण दे रहे हैं तो कितना कितना 135 लाख करोड़ क्या बोल दिया, अमाउंट समझ में नहीं आ रहा है। सेम प्रोजेक्ट को अलग अलग अमाउंट से अलग अलग टाइम पे घोषणा करते हैं। आप देखिए बजट में सेम, हर बजट में जो घोषणा होती है वो घोषणा फिर से हो जाती है, कोई फॉलोअप नहीं होता, सिर्फ घोषणा, सिर्फ अनाउंसमेंट और बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बातें मतलब मैं रेटरिक में नहीं कह रहा हूँ, मतलब लिटरली बड़ी बड़ी बातें। मतलब 12 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्टेड हो गए आप।
हाँ, तो पूरा मिडिल क्लास एकदम जो है ना एकदम बम बम करे, अब 12 लाख तक ये हो गया। अब लोग को मतलब लोग सोच रहे हैं कि वो कमाल हो गया, अब तो हमको टैक्स ही नहीं देना है। अब उसको पता ही नहीं है भाई, तो उसके लिए तुमको पहले 12 लाख तक कमाना पड़ेगा ना। कमाई है नहीं, लेकिन कमाई टैक्स देखिए, ना देने की ये खुशी अच्छा हो गई। अच्छा आपने ये बात छेड़ दिया आपने, क्योंकि इस पर तो बड़ा बवाल हुआ बजट के समय, और कई मीडिया वालों ने, कई चैनलों ने मुझसे भी बात की। उन्होंने कहा ये तो देखिए मिडिल क्लास ये हो गया। मैंने कहा भैया मिडिल क्लास है कौन, पहले आपको पता है इस देश में? इस देश में आंकड़ा एक देता हूं आपको। एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर की। अब वो आंकड़ा मतलब मेरा नहीं है, सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ, ये कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जिसके उस वक्त के चीफ थे विवेक देवरॉय, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया, स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। उसमें यह कहा गया कि अगर आप प्रति महीने 25,000 रुपया कमाते हैं तो आप देश के शीर्ष 10% लोगों में हैं। बताइए। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब अगर आप साल के 3 लाख रुपए कमाते हैं, 25,000 रुपया का मतलब महीने के, साल के 3 लाख रुपए, साल के 3 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हैं तो यू आर इन टॉप 10% ऑफ दिस कंट्री। 3 लाख अगर आप कमा रहे हैं तो, अगर आप 3 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, मान लीजिए 12 लाख कमा रहे हैं, तो आप टॉप कितने परसेंटेज में है ये सोच लीजिए। आप मिडिल है। हाउ आर यू इन द मिडिल? मिडिल क्लास इसको कहते हैं। तो मिडिल क्लास जो है इस देश का, वो करोड़ों की संख्या में है, जिसकी एवरेज इनकम महीने की 20,000 के करीब होगी, जो सही में मिडिल में है। मिडिल क्लास शब्द एक मुहावरे की तरह यूज होता है, मुहावरे बजाय की तरह। इसके तो कि देखिए, वो इकोनॉमिक कैटेगरी हो। ठीक बात है। है तो अगर 12 लाख को टैक्स एग्जाम्पशन हो गया तो इसकी बेनिफिशियरी कुछ लाख लोग होंगे। ये सही बात है, कुछ लाख लोग होंगे, उनके लिए अच्छी बात है। बड़े शहरों के, बड़े शहर दिल्ली के, जैसे शहर के, कॉरपोरेट्स में काम करने वाले, डीजीएम, सीनियर वीपी लेवल के कुछ लोग, या थोड़ा उससे नीचे के भी लोग हो सकते हैं, वो उनको ये ये तो राहत देखिए मिलेगी। 4-5 में समेट जाता है कि दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लेकिन इसका मुंबई। कोई असर नहीं पड़ने वाला। और खैर उनके साथ भी क्या हुआ है वो एक अलग, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं। ये असल में न्यू टैक्स रिजीम में लोगों को लाने का एक इंसेंटिव है और कुछ नहीं है। मतलब ये भी आप तभी अवेल कर सकते हैं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में है। ये भी आप अगर 12 लाख, मान लीजिए अगर आप साल के 12 लाख कमा रहे हैं और इस साल आप प्रमोशन हो जाए और आप 13 लाख कमाने लग जाए, तो आपको नुकसान हो जाएगा। हाँ, बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि टैक्स स्लैब तो 4 लाख पे ही है। जी ऐसा थोड़ा है कि 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है। जी। मतलब 12,75,000 तक चल जाएगा हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन के हाँ, कारण। लेकिन उससे अगर 1-2 रुपया ज्यादा हो गया हाँ। तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उस देखिए वो ठीक है, वो उस टेक्निकलिटी में भले हम ना जाएं, लेकिन वो एक बहुत छोटे दायरे को इफेक्ट करता है। मैं कह रहा हूं कि करोड़ों की संख्या में इस वक्त देश में बेरोजगार युवा है। दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। भारत का सबसे युवा राज्य बिहार है। बिल्कुल आंकड़ों के मामले में मैं कह रहा हूं, देश में युवाओं का क्या हो रहा है, बिहार में युवाओं का क्या हो रहा है, आप देख लीजिए। इतनी बड़ी युवा आबादी जो है, इसके लिए एक बड़ा पॉजिटिव टर्म है हमारे इकोनॉमिस्ट्स यूज करते हैं अक्सर। वो कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास। मतलब कि हमारे पास एक बड़ी आबादी है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, मतलब जो देश के विकास में सीधा योगदान दे सकती है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड तो बहुत पॉजिटिव शब्द है ना, डिविडेंड इन इटसेल्फ इज अ वेरी पॉजिटिव शब्द, लाभांश। आप देखिए कि इतनी बड़ी युवा आबादी को अगर आप शिक्षा ही ना दे पाए ढंग से, अगर आप उनको कौशल ही ना दे पाए, आप उनको रोजगार के अवसर ही ना दे पाए, तो फिर वो डिविडेंड जो है वो डिजास्टर बनेगा या नहीं बनेगा? जिसको हम डिविडेंड कर रहे हैं वही हमारा डिजास्टर बन जाएगा। वही हो रहा है, उसी का नतीजा है जो बीपीएससी आंदोलन में आप देख रहे हैं। उसी का नतीजा है जो कोई बेरोजगार युवा जाके कुंभ में कहता है कि मैं नागा साधु बन गया हूं। ये उसी का नतीजा है, इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेल होने का। और बहुत लंबा समय नहीं है जब तक हमारे पास ये डिविडेंड रहेगा। एक समय के बाद, जैसे कि दुनिया के ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वहां पे एवरेज एज ज्यादा है। जैसे जापान में फॉर एग्जांपल आप अगर घूमेंगे तो आपको स्ट्रीट्स पे दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज एन एजिंग सोसाइटी। ज्यादातर बुजुर्ग लोग दिखेंगे आपको। इंडिया उसके विपरीत, यही हाल, यूरोप में भी वही मैं कह रहा हूँ, ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में जो एवरेज एज है वो ऊपर की तरफ है।
इंडिया में एवरेज एज 27-28 साल है, बहुत नौजवान देश है। लेकिन ये नौजवान देश, नौजवान बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। एक पॉइंट के बाद हमारी एजिंग भी शुरू होगी और हमारे पास ये डिविडेंड लंबे समय तक नहीं रहेगा। अगर हम आज इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वी विल मिस द बस। हम जितनी बातें बड़ी बड़ी लफाजी कर लें विश्वगुरु की, हमारे पास सही में इस वक्त अवसर है जिसको हम गंवा रहे हैं अगर हम अपने देश के युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार नहीं दे रहे हैं तो। और जहां तक टारगेट की बात हुई, अब देखिए अब तो 2047 का टारगेट है, अब तो नया टारगेट है एक हमारे पास, विकसित भारत 2047। अब इसको आप खुद में कैसे किसी भी अच्छे टारगेट को कैसे विरोध कर सकते हैं, झुठला सकते हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, जब हम लेट 90s में थे तो एक और ऐसा टारगेट आया था हमारे पास, एक विजन 2020 डॉक्टर कलाम ने दिया था। वो भी बात करते थे कि 2020 तक, उस वक्त मुझे याद है मैं स्कूल में था और बात होती थी कि वो इंडिया विजन 2020, उसमें डॉक्टर कलाम का सपना था जिस पे फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कई डॉक्यूमेंट्स भी बनाए थे और ये उनके राष्ट्रपति बनने से पहले की बात है। मैंने उसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। उसमें वो लिखते हैं कि ये कोई बहुत आउटरेजियस टारगेट नहीं है, दिस इज एन अचीवेबल गोल। अगर हम जिस पेस से मूव कर रहे हैं उससे मूव करते रहे तो 2020 में हम हर पैरामीटर पे, वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि विश्वगुरु हो जाएंगे, बता रहे हैं डिटेल में कि हम स्वास्थ्य के मामले में, सेक्टर शिक्षा के वाइज मामले में, हम अर्थव्यवस्था के मामले में चीन को पछाड़ चुके होंगे, टक्कर दे चुके होंगे, सारी बातें कह रहे हैं वो ये सब 2020 तक में। वी आर ऑलरेडी पास्ट 2020, 5 साल बीत चुका है 2020 को, और अब हम 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सरकारें जो होती हैं पावर में, अगर आप उनसे रियल टाइम अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, आज जो वो काम कर रहे हैं उस पर सवाल नहीं पूछेंगे, उस पर जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तो चाहे 2020 का सपना हो, 2047 का हो, 3000 का हो, 4000 का टारगेट हो, ये सब सपना हमारी आंखों पे धूल झोंकने का ही काम करेंगी। हम आज में जी रहे हैं, आज हमारा देश, हमारी सरकार कैसे चल रही है उसको लेकर हमें जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, नागरिक बनना चाहिए। और वो काम तब होगा जब हम सही मायने में सजग हो सके। नागरिक बनना चाहिए, आपने कहा। आप एक आंदोलन को लीड कर रहे थे जब पिछली बार हमारी बात हुई थी, जी, तो आप युवा हल्ला बोल के मुख्य सचेतक या शुरुआत आपने करी और उसको आगे बढ़ाया। आज आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं शायद, है ना? जी। ये जो यात्रा है पॉलिटिकल, जो आप मोड़ आया है, उसका कोई ख़ास कारण? नहीं तो बिल्कुल खास कारण है। इतना महत्वपूर्ण फैसला तो खैर अकारण नहीं लिया जा सकता है। और मैं इसको किस ढंग से एक्सप्लेन करूं, मैं 2 हिस्सों में बात अपनी बताता हूं। पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर लेता हूं, क्योंकि वो ये जो नागरिक वाला सवाल है ना, इससे मैं लिंक कर रहा हूं किसी बात को कि वाई कांग्रेस, और उसके बाद मैं किसी भी पार्टी में क्यों आया उसका भी मैं उत्तर दे दूंगा। देखिए, अभी हमने बात की कि हमें सजग सचेत नागरिक बनने की जरूरत है, और मेरा ये मानना है कि इस देश में देश की जनता को प्रजा से नागरिक बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। सब्जेक्ट से सिटीजन बनाने का काम। आप फर्क समझ रहे हैं ना, प्रजा से जी नागरिक। हाँ। प्रजा तो राजतंत्र में भी था, प्रजा तो अंग्रेजों के अधीन भी था। हम जब अंग्रेजों के अधीन थे तो भी प्रजा थे। लेकिन नागरिक कब बनते हैं हम? नागरिक हम तब बनते हैं जब हमको अधिकार मिले। और आजादी के बाद से अब तक देश की जनता को अधिकार जितने भी मिले हैं, सब अधिकार देने का काम ही कांग्रेस पार्टी ने किया है। शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, और कई और तरह के अधिकार, बोलने का हो, अपनी बात कहने का हो, अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का हो, देश में कहीं भी आने जाने का हो, देश में कहीं जाके व्यवसाय करने का हो, जितने भी हमको अधिकार मिले हैं जिसके कारण हम एम्पावर्ड फील करते हैं और कहते हैं कि भाई सरकार में कोई भी रहे हमें सवाल पूछना चाहिए। ये जो एक एटीट्यूड है ना, ये तो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है ना, ये खुद में, ये प्रजा का एटीट्यूड नहीं होता है। ये स्टेक होल्डर का एटीट्यूड है। स्टेक होल्डर का एटीट्यूड होता है कि ये देश मैं भी चला रहा हूं, ये एक भावना इसमें इम्प्लिसिट है।
और आज हमने एक सरकार चुनी है जिसकी कुछ जिम्मेदारी है और उसने कुछ विजन दिया है, कुछ वादे किए, उसके आधार पे चुना है और हम मिलकर एक समाज के तौर पे कलेक्टिवली देश को चला रहे हैं। ये भावना को ही नागरिक धर्म कहते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग सवाल नहीं पूछते या जो वोट तो 5 साल में 2 बार देना है, लेकिन वोट देने के बीच में जो सरकार के प्रवक्ता बन जाते हैं वो अपना नागरिक धर्म नहीं निभा रहे होते हैं। तो कांग्रेस ने यह काम किया है इस देश में। भाजपा ने अगर कुछ किया है तो अधिकार छीनने का काम किया है, जैसे हर तरह से अधिकार छीनने का काम किया है। आप देखिए, पेंशन का तो मुझे ध्यान है क्योंकि वो वो डिटेल में ही मैं जा रहा था ना। हाँ। आप एक समय था, देखिए मेरे पिताजी रेलवेज से सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायर हुए हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था और मैं देखता था कि रेलवे यूनियन के जो अंकल सब होते थे वो कोई भी कार्यक्रम करते थे ना तो 12 सूत्री मांग हो, 15 सूत्री मांग हो, सबसे ऊपर लिखा रहता था रेल का निजीकरण नहीं होने देंगे, निगमीकरण नहीं होने देंगे, बड़े एकदम स्वर्ण अक्षरों से लिखा होता था। अरे मैंने तो बीजेपी और आरएसएस के ही लोगों के पर्चे देखे हैं जिसमें अरे यही लिखा होता था। तो मैं वो क्यों लिखा होता था आप समझिए ना, क्योंकि हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन ने, हमारे संविधान ने और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के शासन ने इस समाज को, नागरिकों को उस तरह तैयार किया कि आप अगर पॉलिटिक्स करना है तो आपको ये बात करना ही पड़ेगा। और खासकर तो इंदिरा गांधी जी का जो दौर है, इसीलिए उसको आप देखिए देखें तो- स्वदेशी जागरण मंच वो कोई कांग्रेस का थोड़े ना है, हाँ। जो एफडीआई का विरोध करता था, जो स्वदेशी की बात करता था, जो बीटी ब्रिंजल से लेके बीटी कॉटन से लेके हर चीज पे तरह तरह की बातें करता था, कहाँ है अभी वो? सच में ये सारा ज्ञान तो हमें वही लोग दे रहे वही थे। तो मैं बता रहा हूं ना, कहाँ गए वो सब? आज तो सब चीज हो रहा है, मतलब आज तो हर सीमा को लांघ दिया गया है। कहाँ गए वो सब? तो ये निजीकरण नहीं होने देंगे, ये सब बात बीएमएस भी करती थी, भारतीय मजदूर संघ भी आज भी करती होगी, मुझे लगता है, पता नहीं, कम से कम कागजों पे तो लिखते ही होंगे आप। क्योंकि सही बात ही यही है, इसको बोले बिना आप क्या करेंगे? अब आप कितना भी गांधी का विरोध कर लीजिए और गोडसे की पूजा कर लीजिए, लेकिन आपको गांधी के सामने तो शीश झुकाना पड़ेगा ना। तो कुछ चीजें तो आपको इस देश की सोशल लाइफ में रहने के लिए उनकी मजबूरी है उनका करना। मैं ये कह रहा था कि देखिए वो दौर अलग था जब रेलवेज देश की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर थी, सबसे ज्यादा नौकरी भारतीय रेल में होती थी। आज उसी रेलवे में लगभग 3 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं, स्वीकृत लेकिन रिक्त हैं। करीब 1.5 लाख पद हैं जो सेफ्टी के, सुरक्षा के पद वेकेंट हैं। कैसी कैसी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं हाल फिलहाल में, बालासोर से लेके कहां कहां आपने देखा है। अभी हुई है, इसी हफ्ते हुई। हर सप्ताह होती है, उसको तो उसको तो मतलब वो नॉर्मलाइज कर दिया गया है ना, उस पर अब चर्चा ही नहीं जिक्र होती। नहीं करता। मतलब अब क्या है कि अब मीडिया, रेल मंत्री आके कोई बहुत बड़ी बात बोल देगा ना, जैसे मैंने कहा ना, बड़ी बात ही बोली जाती है सिर्फ, तो वो दिखा दें कि एक कवच, सुरक्षा कवच लाए हाँ, थे, उसका क्या हुआ? वही कहीं नहीं, मतलब वो कोई बालासोर जवाब के नहीं। अलावा भी कहीं सुरक्षा कवच काम नहीं आ रहा है। कहीं नहीं कर रहा है। तो ये कोई पूछने वाला नहीं है ना। वही मैं बात कह रहा हूं कि ये जब तक ये बात पूछने वाला कोई नहीं होगा तब तक जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी। मीडिया जब अपना काम नहीं कर रहा है तो ये लोकतंत्र मीडिया का लोकतंत्र थोड़े है, हमारा लोकतंत्र है ना। हमको बचाना पड़ेगा ना, हमको उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, हमको वो धर्म निभाना पड़ेगा। हम तो वो काम कम से कम अपने स्तर पे करेंगे। तो चाहे नौकरी की बात हो, पेंशन की बात हो, चाहे इस तरह, चाहे आप किसानों को फसल की कीमत की बात हो, किसी भी तरह का अधिकार हो, वो सब छीनने की ही बात हुई। आप देखिए लैंड बिल जब लाया गया, ऑर्डिनेंस लाया गया, वो क्या था? वो भी अधिकार छीनने की कोशिश थी, जिसका विरोध हुआ तो सरकार वापस हो गई। अब जब 3 कृषि कानून आए थे तो वो क्या सबसे पहले आते ही फर्स्ट टर्म में लैंड एक्विजिशन ले आए थे। तब। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया। तो मैं ब्रॉडली बताता हूं, 3 काम मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने किया है इस देश में। पहला, इस देश की आजादी के आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% कांग्रेस के कारण ही हुआ, लेकिन उसकी जो धुरी थी, स्वतंत्रता आंदोलन की धुरी कांग्रेस थी, इसको तो कोई झुठला ही नहीं सकता है। तो ये एक बड़ा काम, और इसका नतीजा ये हुआ कि हमें उसी स्वतंत्रता आंदोलन के जरिए एक आइडिया ऑफ इंडिया इवॉल्व हुआ उस इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान, और जो रिफ्लेक्ट भी हुआ हमारे संविधान में भी और हमारे स्वतंत्र भारत की परंपराओं में भी रिफ्लेक्ट हुआ वो। तो एक काम तो ये किया। दूसरा काम,
जो मैंने कहा कि प्रजा से नागरिक बनाने का काम देश की जनता को अधिकार देकर, तरह तरह के अधिकार देकर और भारत के समाज को लोकतंत्र के लिए तैयार करके, ट्रेन करके उसकी तरबियत की है आप लोकतंत्र देखिए के पंडित लिए। नेहरू बेशक। जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एनोनिमस होकर अपने खिलाफ अखबार में कॉलम लिखा। क्या लिखा कि नेहरू बहुत लोकप्रिय है, नेहरू तानाशाही भी बन सकता है, तानाशाह भी बन सकता है। तो देश के नागरिकों को किस तरह किसी अत्यंत लोकप्रिय प्रधानमंत्री से सवाल जवाब करना चाहिए, वो कौन बता रहा है? कोई और वाह! नहीं बता रहा है, वो पंडित नेहरू बता रहे हैं। कितनी आला ज़र्फ़ी की बात है ये। आप समझिए किस लेवल के लोग थे वो। उनके तुलना आप करते हैं सावरकर से, और सावरकर ने क्या किया, उन्होंने भी एनोनिमस होकर पत्र लिखा। और पहली बार सावरकर को वीर किसने कहा? सावरकर ने। खुद सावरकर ने, एनोनिमस। एनोनिमस होकर। और लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाए और नेहरू कैसे खतरा हो सकता है लोकतंत्र के लिए, ये बात कौन कह रहा है? नेहरू खुद कह नेहरू रहे हैं। खुद कह रहे हैं। अब तुलना है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। गांधी की बात तो दूर है, मैं तो नेहरू से कंपैरिजन। देखिए सबके पर्सनैलिटीज में फ्लॉज भी हो सकते हैं, मैं किसी को देवता बनाने के पक्ष में नहीं हूं, कभी भी हो, चाहे गांधी हो चाहे कोई हो। लेकिन इस बात को झुठलाया ही नहीं जा सकता कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमें लीडर्स मिले वो आइकॉनिक थे। बेशक। पूरी दुनिया में उस स्तर के लीडर्स बहुत कम हुए, जिनकी सोचने समझने की क्षमता, जिनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, जिनका समाज से कनेक्ट, हर लेवल पे वो अलग किस्म के लोग थे। दुनिया के लीडर्स की आंख में आंख डाल के वो बात करते थे, अपना पक्ष रखते थे, भारत का पक्ष रखते थे, जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले। हाँ, और बाद में भी। तो वही मैं कह रहा था कि ये जो प्रजा से नागरिक बनाने का काम है, लोकतंत्र के लिए भारत को तैयार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और जब भी देखिए कोई पार्टी लंबे समय तक हुकूमत करेगी तो वो गलतियां भी करेंगी, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। अब कोई 60 साल 70 साल हुकूमत करेगा, काम करेगा, राज करेगा, शासन करे, वो गलती नहीं होगी, बिल्कुल गलती होगी। कांग्रेस ने भी कई गलतियां की हैं, और उन गलतियों के बावजूद अब हम कहने लग जाए कि नहीं उन्होंने कुछ किया ही नहीं, 70 साल बर्बाद हो गया, आजादी तो जाके अब मिली। तो दूसरा काम ये, और तीसरा जो मैं कह रहा था जो कांग्रेस ने किया है वो है कि देखिए आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम मतलब प्रधानमंत्री कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम सब करें, ठीक है, हम सब 2047 का टारगेट लेके कर रहे हैं। लेकिन विकसित भारत के लिए जो आधारभूत संरचना चाहिए, जो उसके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो किसने तैयार किया है? मतलब किस नींव पे हम खड़े होकर कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाएंगे? जितने भी इंस्टीट्यूशंस हो, वो आईआईटीज हो, एम्स हो, जितनी हमारी परियोजनाएं हो, किसकी देन है? वो किसका विजन था, किसकी सोच थी? और वो सोच कब आया ये समझिए आप, वो तब आया जब हम आजाद हुए, हम बच्चे थे, हमको अनुभव नहीं था देश के तौर पे। उस वक्त देश को सही दिशा पे, सही ट्रैक पे ले जाना, और एक ऐसे ग्लोबल ऑर्डर में जहां पे कि दो पोल्स थे, एक अमेरिका, एक यूएसएसआर, और उन दो पोल्स में अपने आत्मसम्मान को कायम रखना और किसी के पक्ष में ना खड़े होना, अपनी बात कहना, वो था विश्व गुरु की तरह बिहेव करना। हम जैसे भी थे, हमको आजादी मिले, भले 4 साल 5 साल हुआ हो, लेकिन ना हम अमेरिका के सामने झुके, ना हम रूस के सामने झुके। दोनों से बराबरी पे जाके हमने दोनों से बात की। एक के दबाव में दूसरे से रिश्ता खराब नहीं किया, दूसरे के दबाव में इससे रिश्ता खराब नहीं किया, और नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट चला करके फायदा उठाया उसका फायदा देश के लिए। हमने कई ऐसे फोर्सेस को मोबिलाइज किया, देशों को तैयार किया, जो एक नए दौर में नई दिशा दिखाएंगे। तो वो गाना आया ना कि भाई नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। आज तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ इतिहास की बात नासिर टीटो का जो जमाना है, इसको देखिए, इसको आज का जो जनरेशन है, जो मेरी पीढ़ी है, उसने देखा नहीं है, उसको महसूस नहीं कर सकती। बहुत कम लोग होंगे जो मेरी उम्र के होंगे और वो इस पैशन से उस बारे में बात कर पाएंगे। उस दौर को जिसने देखा है वैसे कम लोग बचे होंगे। लेकिन कम से कम जो देश का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी तो जिम्मेदारी है ये समझना ना कि हमने कितना कुछ पाया है। यह अलग बात है कि हमसे गलतियां भी हुई, उस पर धब्बे भी लगे, यही तो सीखने की प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया में तो हम आगे बढ़े हैं। तो वो जो पूरा आधारभूत संरचना थी, इतने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना, डेमोक्रेसी कोई इंडिविजुअल नहीं चलाता है,
इंस्टीट्यूशंस पे लोकतंत्र चलता है, उन इंस्टीट्यूशंस को तैयार करना, ये कांग्रेस ने काम किया है। तो इस देश के विचार के केंद्र में कांग्रेस है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। यह अलग बात है कि देखिए समय के साथ पार्टियों का जो एक संस्कृति है वो बदलती है, तो फ्लूइड होता है, इट इज नॉट ए स्टैटिक थिंग। कि गांधी के समय जो कांग्रेस होगी, 90s में जो कांग्रेस होगी, नेहरू के समय जो कांग्रेस होगी, आज जो कांग्रेस होगी, जरूरी थोड़े ना सेम होगी। लेकिन यही चुनौती है कि हम उस कांग्रेस से प्रेरणा ले, गांधी नेहरू की कांग्रेस से प्रेरणा ले, और हम समझे कि कौन से वैल्यूज हैं जिसको हमें जीना है, और उस वैल्यूज को हम कम से कम आत्मसात करने की कोशिश करें, पार्टी में लाने की कोशिश करें। तो मैं तो एक इस अंडरस्टैंडिंग से मैंने पार्टी ज्वाइन किया है कि मैंने स्वतंत्रता आंदोलन वाली जो कांग्रेस है उसको ज्वाइन किया है, आज भी उसी कांग्रेस को ज्वाइन किया है। तो ये नेचुरल सी बात है, मेरे जैसे आदमी को हो सकता है कि एक किसी किसी पॉइंट पे किसी किसी जगह पे एक एलियनेशन भी फील हो। लेकिन अगर मैं उस कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करूंगा तो फिर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाता। पार्टी को ज्वाइन करना ज़रूरी था। जरूरी था, और उसके लिए मैं, दोष तो शायद सही शब्द नहीं होगा, लेकिन मैं जिम्मेदार अपने समाज को भी मानता हूँ। देखिए मैंने, आप जानते हैं शिवाजी, मैंने बहुत लंबे समय तक बिल्कुल स्वतंत्र होके एक नए पॉलिटिकल स्पेस को बिल्ड करने की कोशिश की, नए आंदोलन के जरिए। और स्वतंत्र मतलब सही मायने में स्वतंत्र, परोक्ष रूप से भी किसी दल, किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं लेता था, और जो बात थी बिल्कुल अपने कन्विक्शन से बोलता था। अभी भी बोलता हूं, और एक बड़ा कारण यह भी है कांग्रेस ज्वाइन करने का कि मैंने अभी जितनी बातें की है, या मैंने जब से पार्टी ज्वाइन किया है तब से, कई लोगों ने देखा होगा मैंने कई बार मीडिया में कई इश्यूज पे कई सारे पोजीशन लिए हैं। निजी तौर पे भी मैंने जब आपको पिछली बार बुलाया था तो उसी वजह से प्रभावित होकर के कि आप किसी पार्टी के नहीं, लेकिन पूरा एक डिस्कोर्स जो युवाओं के लिए डिस्कोर्स होना चाहिए, आप उसको गढ़ रहे थे। और ये जो कमाई दवाई और पढ़ाई पढ़ाई कमाई दवाई का जो सवाल आपने उठाया था, ये बहुत आकर्षित किया था। नहीं तो मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ कि आज जब मैं एक पार्टी में हूँ तो क्या आपको लग रहा है कि मेरी भाषा बदल गई, या जब मैं इंडिपेंडेंट था? तो ये मैं एक फैक्टर बता रहा हूँ। कांग्रेस ही क्यों का एक जवाब ये भी है कि मुझे ये लगा कि ये वो समूह है, ये वो स्पेस है जहां पे कि मुझे अपने लाइन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो मैं तो पहले से यहां खड़ा था ना, मतलब पहले जब मैं पार्टी में नहीं था तो भी यहां बैठ के यही बात कह रहा था, बिल्कुल अलग बात तो नहीं कर रहा था, आज भी वही बात कह रहा हूं। तो मैं कोई बदला तो हूं नहीं। मैंने पार्टी ज्वाइन की इसलिए की क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए सोसाइटी का जिस तरह का पार्टिसिपेशन होना चाहिए आज के दौर में, वो नहीं है। और मैं जब कह रहा हूं तो आप समझिए कि मतलब आई एम समवन हु इन्वेस्टेड 100% ऑफ हिज एफर्ट्स, टाइम एंड एनर्जी, पूरी तरह से इसमें 6 साल से पूरी तरह से युवा हल्ला बोल के जरिए और एकदम स्वतंत्र रूप से देश के कई राज्यों में हमने संघर्ष किया, आंदोलन किया। लेकिन ये वो दौर नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ना कि मतलब गांधी का आंदोलन हुआ, जेपी का आंदोलन हुआ, ये हुआ। मुझे लगता है कि आज के दौर में भी गांधी जेपी आ जाए, उनको किसी पार्टी के साथ जाना अगर पड़ेगा। कोई पार्टी मतलब आप देखिए ना, इमरजेंसी की बातें कई लोग सुनाते हैं। हमारे जैसे युवा हल्ला बोल मूवमेंट में छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जो जयप्रकाश नारायण ने जो फॉर्म किया था, उसके लोग भी कई हमारे साथ युवा हल्ला, नाम युवा हल्ला बोल था, लेकिन बिल्कुल 70s में जो लोग थे वो लोग हमारे साथ, ऐसे कई लोग थे। वो कई पुरानी कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि आंदोलन के समय जब पुलिस उनको ढूंढती थी ना, और वो जब कहीं चले जाते थे और आम परिवारों को जब ये पता चलता था कि अरे ये तो आंदोलन से है, तो वो उनकी रक्षा करते थे, पुलिस से बचा लेते थे, क्योंकि ये आंदोलनकारी है। आज आप देखिए आंदोलन को लेकर हमारे समाज में क्या भावना बना दी गई है। आंदोलन के बारे में क्या राय है हमारे समाज की? प्रोटेस्ट करना ही गुनाह बन गया, अपराध है। जबकि आंदोलनों को लेकर हमारे देश में हमेशा से एक पॉजिटिव नजरिया रहा है। उसका एक कारण है, हमें आजादी ही आंदोलन से मिली ना। मतलब हमने कोई बैटल, तोप की लड़ाई से हमें आजादी नहीं मिली। हमारा जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था। तो इसलिए आंदोलनों के लिए हमारी देश की चेतना में एक बहुत ही सकारात्मक भाव रहा है। तो जब भी कहीं कोई आंदोलन हो रहा हो ना, तो लोगों को लगता था कि ये कुछ अच्छा हो रहा है, इससे कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा।
समाज बेहतर बनेगा, सरकार की जवाबदेही बनेगी। हम्म। और ये 2013-14 तक हुआ है। इंडिया अगेंस्ट इंडिया करप्शन। अगेंस्ट करप्शन तक, अन्ना आंदोलन तक ये भाव रहा कि आंदोलन हो रहा है तो कुछ अच्छा होगा। देश के बड़े वर्ग में ये रहा। पिछले 10 साल में जब से नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बना है, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, इनकी प्रचार तंत्र ने आंदोलनों को क्रिमिनलाइज कर दिया। लोगों के बीच ऐसी राय बना दी है कि कम से कम इतना तो जरूर है कि आपको आम लोग देशद्रोही माने या ना माने, इतना तो मानेंगे ही कि आप आंदोलन करके कुछ रुकावट पैदा कर रहे हैं, आप कुछ मतलब आप नुकसान कर रहे हैं, आप किसी को काम नहीं करने देना चाहते हैं, तभी आप आंदोलन कर रहे हैं। इतनी राय तो बना दी है। इसमें मैं एक आदमी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये जो पूरा जो इस पर पैसा लगा है ना भाई, उस आदमी के कारण पैसा लगा है उस मीडिया में और सब जगह, जिसने लोगों के जहन में, दिमाग में इतना कूड़ा भरा, इतना जहर भरा है पिछले 10 साल में कि आंदोलन की बात ही करिए तो लोगों को लगता है कि उसके बाद करते करते प्रधानमंत्री खुद संसद में खड़े होकर कहने लगे कि आंदोलन जीवियों से देश को बचाना है। आप आंदोलन को इतना नेगेटिव टर्म बना दे रहे हैं। तो जब अब हमारे जैसा व्यक्ति कोई जो एक बिल्कुल आम परिवार से आता है, जो सही में मिडिल क्लास है, हम लोग मिडिल क्लास की बात कर रहे थे ना, वो वैसे परिवार से आता है और जो सिर्फ अपने कोई करियर की चिंता ना करके, मतलब मेरी कहानी क्या है उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो देश के लिए कुछ करना चाहता था और कोई सिर्फ विधायक सांसद नहीं बनना चाहता था, तभी मैं इस तरह का काम कर रहा था ना। अगर उसको सस्टेन करने के लिए, उसके मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए आंदोलन नहीं आए तो अनुपम जमीन बेचकर थोड़े ना आंदोलन करेगा। करना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थोड़े ना है, मेरा किसी से संपत्ति का झगड़ा है क्या? मेरी झोली लेके भाग गया कोई जो उससे लड़ने जाए? हम समाज की लड़ाई है, हमको मिलकर लड़ना है। अगर समाज साथ नहीं है, इस बात को नहीं समझ रहा है, तो फिर आप क्या बदलाव लाएंगे, क्या परिवर्तन लाएंगे? अगर सोसाइटी इस तरह बढ़ चुकी है पूरी तरह से कि उसने अपना लाइन तय कर लिया है, उसने अपने नेता तय कर लिए हैं, उसने अपनी पार्टी तय कर ली है, तो आप जो भी चेंज लाना चाहते हैं फिर उस पार्टी के दायरे में आके आपको लाना पड़ेगा। तो मैं कम से कम फॉर्चुनेट हूं कि मुझे राहुल गांधी जैसे लीडर मिले। मैं आप बातचीत के जरिए आप देखो, मैं आमतौर पे किसी का महिमा मंडन नहीं करता, कोई बहुत नेताओं को भी ये नहीं करता, लेकिन मेरे कई राउंड्स ऑफ डायलॉग रहे हैं, उनको बहुत जाना समझा, और जिस तरह 1 to 1 हम लोग बात कर रहे हैं फिर उसमें समझ में आता है, आपकी कई प्रिजुडिसेस ब्रेक होती है। आप जब तक अनुपम से नहीं मिले हैं और दूर से देख रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में भी कई धारणाएं हो जाएं अनुपम के बारे में। जब बैठेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, सवाल करेंगे, तो आपको समझ में आता है कि ये कैसे सोच रहा है, क्या विचार है, क्या राय है, कितनी ईमानदारी है सोच विचार को लेकर, हर चीज समझ में आता है। आप नई बातें डिस्कवर करते हैं इंडिविजुअल के बारे में जब बैठते हैं। तो मैंने बहुत कुछ डिस्कवर किया उस प्रोसेस में, और फिर मुझे लगा कि नहीं, जो मैं चेंज लाने के लिए इस पूरे पॉलिटिकल लाइफ में प्लंज लिया था मैंने, जिस आइडियलिज्म के साथ, मैं अपने उस आइडियलिज्म को बरकरार कायम रख सकता हूं इस स्पेस में रह के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस में जितने लोग हैं सब उस आइडियलिज्म के साथ काम कर रहे हैं, मतलब ये सब बोलने से भी बचते हैं लोग पार्टी माने के बाद, जो मैं अभी बात कर रहा हूं। लेकिन पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव लड़ते हैं तो कई बार हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन इतना स्पेस जरूर है इस पार्टी में कि अगर आप एक आदर्शवादी हैं, आप सही में परिवर्तन चाहते हैं, देश को, समाज को एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं जोड़ के, तो आपके पास अपना काम करने का स्पेस है। और आप अगर उसमें अच्छा कर सकते हैं तो उस स्पेस को बड़ा कर सकते हैं उस पार्टी में, फिर पार्टी को उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं जो एक आदर्शवादी दिशा हो सकती है। तो जब मुझे लगता है कि मैं उतना ही स्वतंत्र आज भी हूं जितना किसी पार्टी ज्वाइन करने से पहले था, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो फिर तो मतलब टेक्निकली ही पार्टी ज्वाइन किया ना। ठीक है, मैं समझती हूँ। और लगातार जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिकल समझ को के साथ साथ इकोनॉमिक और आईटी और इन सब क्षेत्रों में अपनी बातें रखी, तो उससे लगता है कि वी Yes, no, he has a very clear understanding of our society, of our economy, of our politics, सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर की। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की सोच, समझ, विजन जिस तरह का होना चाहिए वो है उनका। और उसमें जब लगता है कि नहीं, हम मतलब सेम पेज पे हैं, हमारा मॉरल कॉम्पास
सही जगह है, आप रिलेट करने लग जाते हैं ना किसी इंडिविजुअल से पूरी तरह से। तो मैं पूरी तरह से रिलेट कर सकता हूँ उनके साथ, तो मतलब इसीलिए मैं साथ में हूँ। आप युवा हैं और युवाओं से जुड़े हुए हैं। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसमें एक फंक्शनिंग, डिलीवरिंग, एक्सेलेंस के ऊपर और अच्छा काम करने वाला और परोपकारी, कल्याणकारी हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना हो सकती थी, वो मिसिंग है बहुत ज़्यादा। हिंदू राष्ट्र का मतलब अपराध करने की छूट, हुल्लड़ करने की छूट, किसी भी दिशा में समाज को ले जाने की छूट जैसा कुछ बन गया है। युवा क्या इसकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं? नहीं देखिए, युवा तो आकर्षित होते हैं नौकरी की तरफ, रोजगार की तरफ, बेहतर भविष्य की तरफ। लेकिन बेरोजगार युवाओं की फौज को आप कहीं भी गुमराह करके ले जा सकते हैं। तो ये युवाओं का डिफ़ॉल्ट अट्रैक्शन कभी भी वो नहीं होता है। लेकिन जैसा हरिशंकर परसाई ने लिखा था ना बेरोजगार युवाओं की फौज के बारे में, बहुत खतरनाक होती है बेरोजगार युवाओं की फौज। उसको कोई भी ऐसा नेता जिसकी नीयत गड़बड़ हो, वो उस फौज के सहारे बहुत खतरनाक खतरनाक काम कर सकती है। हमारे देश में तो देखिए राम राज्य की परिकल्पना हमेशा से रही। गांधी जी बात करते थे राम राज्य की, लेकिन राम राज्य का अर्थ ये नहीं है ना कि वो आप सबका राज्य था। सबका राज्य, एक उसमें आदर्श राज्य की बात होती है। सिख और पारसी बिल्कुल, और सभी उसमें। वो एक आदर्श राज्य है। उसका एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए उसके लिए वो राम राज्य की बात करते थे। और गांधी से बड़ा सिंबोलिज्म आज के समय में सबको साथ लेकर चलने वाला तो कौन है? कोई भी आदमी आप देख लीजिए, मैंने अनुभव किया है अपने आज तक के जीवन में। जो लोग वैचारिक रूप से गांधी को ना भी मानते हो, कोई भी जब वो हाशिए पर आता है ना तो उसके लिए सबसे बड़ा फोर्स गांधी बन जाता है, सबसे बड़ी ताकत गांधी बन जाती द है। लास्ट मैन। यस, दैट इज हिज रियल स्ट्रेंथ। हम उनसे कितने भी मतलब मेरी भी कई तरह के विचारों पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही अत्याचार उत्पीड़न होगा, आप अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ न्याय के लिए जब भी आवाज उठाएंगे, तो आपको गांधी से ताकतवर आइकन कोई दुनिया में नहीं मिल सकता है, पूरी दुनिया में। और हमको आपको छोड़िए ना, पूरी दुनिया ने गांधी को उस नजर से देखा। पूरा अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट जब हुआ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उसको जी। जब लीड किया, गांधी से प्रेरणा लेके किया। अपार्थाइड के खिलाफ जो कुछ हुआ, अफ्रीकन कंट्रीज में आज भी सब सब गांधी सब सब सारे पूजते हैं आंदोलन। गांधी को। तो मैं कोई पूजने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन दुनिया पूजती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिनको हमारे देश को गलत दिशा में ले जाना है, उनको गांधी को भी डिमीन करना पड़ेगा। और जब तक गांधी अगर हमारे जनमानस में अगर जीवित है, उनका विचार अगर हावी है इस देश के चेतना में, तो फिर बहुत ज्यादा इधर उधर देश को नहीं ले जाया जा सकता है। ये चुनौती है। जो लोग चाहते हैं इस देश को तोड़ना, विखंडित करना या जहर फैला के बांट के राज करना, उनके लिए गांधी हमेशा चुनौती रहेगी। गांधी आज भी चुनौती, चैलेंज है उनके लिए। वो कोशिश हो रही है, पद्मश्री अवार्ड जिन लोगों को दिए जा रहे हैं और इस तरह लगातार के, वो कोशिश वो हो रही है, कोशिश हो रही है। लेकिन वो कोशिश बहुत सफल नहीं होगी। वो मैंने कहा ना, थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाएंगे। आज भी, इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं, तो हम कितना भी इस तरह के वॉइसेस को बहुत वोकल देख लें, लेकिन गांधी से ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी आज भी इस देश में किसी दूसरे आइकॉन की नहीं है। हमारा देश मूल रूप से सत्य, अहिंसा, न्याय वाला देश है। ये बाकी जो कुछ भी दिखता है या दिखाया जाता है या उसका प्रभाव बनाने की कोशिश होती है, वो रियल रिफ्लेक्शन पूरी तरह से नहीं है। और वो विचार सिर्फ गांधी से थोड़े ना आया है, सत्य, अहिंसा, न्याय न्याय का। वो बुद्ध से आया, महावीर से आया, और मेरे बिहार से आया। मतलब वो विचार ही अगर उसकी बिल्कुल। एक कर्म भूमि रही है तो बिहार रहा है हमेशा से। उस बिहार में लाठी डंडा बात बात पे चला दिया जाता है, युवाओं पे, नौजवानों पे। बिहार में भी चुनाव आ रहे हैं। बिहार के युवा अपने हित में राजनीति की तरफ देखें, राजनीति को दिशा दें, अपनी शर्तें रखें, अपने मुद्दे रखें। ये इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। नहीं, युवाओं से उम्मीद कर सकते हैं। युवाओं से ही उम्मीद युवाओं से उम्मीद करनी चाहिए। मुझे पार्टियों से कम उम्मीद होती है। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, पार्टी में होने के बावजूद मैं ये बात पार्टी में नहीं था तो भी कहता था, और मुझे अभी भी लगता है। और कई बार हम लोग किस तरह के चुनावी परिणाम आते हैं उसके लिए वोटर्स को, नागरिकों को, युवाओं को दोष देने लग जाते हैं कि ये क्या कर दिया।
मैं इसका विरोधी रहा हूँ। और मुझे लगता है कि देखिए, ठीक बात है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन जिसको चुनना होता है उसको गिवन ऑप्शंस में से चुनना होता है हमेशा। और अगर अम, अगर मान लीजिए मुझे किसी ने नहीं चुना, तो ये जिसने नहीं चुना उसका फेलियर कैसे है? मैं कहीं ठीक है, मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास बहुत विजन है, लेकिन शायद मैं समझा नहीं पाया ना उसको, अपना विजन, अपना विचार, उसको कन्विंस नहीं कर पाया ना, उसको अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बना पाया ना। रीच आउट प्रोग्राम, हाउ इज इट नॉट माई फेलियर? ये उसका कैसे हो गया जिसको आपका वोट रीच आउट देना था? प्रोग्राम फिर मजबूत हो रहा है। यस, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि युवा तो तैयार है, बिहार के युवा खास तौर पे तैयार है। आप देख लीजिए पिछले 5-6 साल में जितने भी बड़े बड़े एजिटेशंस हुए हैं, उसका केंद्र बिहार रहा है। जिस बीपीएससी तो फिर भी बिहार बिहार का मामला है, मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है। रेलवे कौन सा बिहार का मामला था? रेलवे भर्ती जो है वो तो देश का मामला था, उसका आंदोलन तो सबसे ज्यादा बिहार में हुआ। अग्निपथ कौन सा बिहार का मामला था? अग्निपथ तो पूरे देश का मामला था, लेकिन उसका देखिए असर, उसका सबसे ज्यादा बिहार में असर रहा। तो बिहार बिल्कुल एक एक उद्वेलित है पूरी तरह से, अगर सही शब्द कहा जाए तो तैयार है, एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। और वो जो युवाओं का असंतोष है, आक्रोश है बिहार का, उसको हमें एक सकारात्मक दिशा में चैनलाइज करने की जरूरत है, उस उसको एक आक्रोश विजन को देने की जरूरत है। सकारात्मक दिशा कहें, या उसके लिए एक इंजीनियरिंग की कोशिश हो रही है, एक नई पार्टी बना करके, स्वराज पार्टी बना करके, और एक दूसरी तरह का सपना बेचा जा रहा है जो डूएबल नहीं है, वो उस तरह का। नहीं देखिए, ये तो ठीक बात है, आप ये हो रहा है बिहार में, और मैं उस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहता। ठीक है, उसको वो छोड़ देते हैं। हाँ, उसको छोड़ देते हैं और उनको करने देते हैं, भाई सब लोग स्वतंत्र हैं अपना अपना। पिछले चुनाव में भी ऐसा नहीं है कि नई पार्टी और नए फोर्सेस बिहार में नहीं अच्छी आए थे। बात यह है कि बिहार के लोग ऑप्टिक्स समझते हैं। बिहार के लोग बहुत पॉलिटिकल है। इस देश में सबसे ज़्यादा राजनीतिक चेतना वाले लोग आपको कहीं मिलेंगे तो बिहार में मिलेंगे। तो इस मामले में तो बिहारियों पे ट्रस्ट करना चाहिए बस। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पिछले 10 सालों में, हम्म, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जैसा आपने कहा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये इसके जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, संस्थान थे, हम्म, इन सभी संस्थानों ने सरकार से कोई सवाल नहीं किया है। हम्म, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, महिला आयोग हो, बच्चों हम्म, का, SC ST का, हम्म, इन सब के अधिकार कहाँ चले गए? ये खुद अपने अधिकारों के लिए तड़प रहे हैं या कोमा में चले गए हैं। हम्म, इसके अलावा आप देखिए विजिलेंस का जो महकमा है, ईडी का जो महकमा है, और भी बहुत सारे महकमे हैं जो सरकार की कारकर्दगी पर चेक रखने के लिए बने थे, हम्म, उन सब ने सरकार के साथ ही खड़ा होना तय किया है। आखिरी बार इलेक्शन कमीशन ने सरकार से कब सवाल किया था? आखिरी बार इन सारे कमीशंस ने सरकार से कब सवाल किया था, ये हम भूल चुके हैं। जबकि इन सारे महकमों का मतलब ही ये था कि सरकार की नकेल कस के रखना, चाहे वो TN सेशन का ज़माना हो, चाहे वो लिंगडो का ज़माना हो, चाहे वो बाद के ज़माने हों। हमने इसी का रोल देखा है। ऐसे में जब सारे संस्थान ध्वस्त हो गए हैं, विपक्ष सर्वाइव कैसे करे? नहीं देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही समय में देश के नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा ना कि ये संस्थान जितने भी हैं, इसकी बुनियाद पर लोकतंत्र जीवित है। लेकिन जब संस्थान काम करना बंद कर दे तो लोकतंत्र है तो अंततः लोक के लिए ना, इसको बचाने की जिम्मेदारी लोगों की है पूरी तरह से। अब एक एक करके अगर डिटेल में जाएंगे ना, तो हर इंस्टीट्यूशन की कुछ ना कुछ कहानी है जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपने चुनाव आयोग की बात की, TN सेशन का उदाहरण देते हुए, आप देखिए आज के समय में चुनाव आयुक्त का जो चयन है वो कैसे किया जा रहा है। उसका नियम बदल दिया गया है। नियम यह है कि 3 सदस्यों की कमेटी इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करेगी। वो 3 सदस्य कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर, और अ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये 3 लोग मिलके, मतलब प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री जिनको मनोनीत कर दे, जिस मंत्री को, अपने एक आदमी को, वो होम मिनिस्टर हो चाहे कोई हो, और तीसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन। प्रैक्टिकली इस देश के
चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री सिलेक्ट कर रहा है। कहाँ गया चेक एंड बैलेंस? कैसे ऐसे में जो हम देख रहे हैं चुनाव आयोग की भूमिका, ये नहीं देखेंगे तो और क्या देखेंगे? प्राइम मिनिस्टर जिसको मन कर दे उसको इलेक्शन कमिश्नर बना देगा आज के समय में। संस्थान ही पूरा विदूषकों की जमात बन के रह गया है और ऐसा कई संस्थानों में हुआ है। ऐसा जिससे थरथराती थी सरकारें जिन ओहदों से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के से बात कर लीजिए या यही ईसी की बात कर लीजिए या और भी, अब वो विदूषक बन गए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, ये खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी को ख़त्म किया जाता है तो वो आसानी से रिवाइव भी नहीं होता है। कल को ये सरकार चली जाएगी अगर, ज़रूरी नहीं है कि एक झटके में इंस्टीट्यूशंस की पूरी ऑटोनॉमी रिवाइव हो जाए। जिस तरह आइडियली संस्थानों को काम करना चाहिए वैसे काम करने लग जाएगी। पावर का चरित्र अलग होता है। देखिए, मैं ये सब बात पार्टी विपक्ष की पार्टी में होते हुए कह रहा हूँ। सत्ता का चरित्र ऐसा होता है कि वो पावर को और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता जाता है। और जब कुछ चीजें हैं जिसको रिकवर करना बहुत कठिन हो जाता है, ये बात लोगों को समझना पड़ेगा। आज आपके पसंद की कोई पार्टी राज कर रही है तो आपको अच्छा लग रहा है, कल को कोई दूसरी पार्टी राज करने लग जाएगी तो बुरा लगने लग जाएगा। इसीलिए आप पार्टी के हिसाब से मत सोचिए, आप प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के हिसाब से सोचिए, सिद्धांत के हिसाब से देखिए कि जो गलत है वो गलत है, वो ये पार्टी करे या वो पार्टी करे। और इतना कुछ गलत हो रहा है, आप देख लीजिए, हर इंस्टीट्यूशन की कहानी एक जैसी है। न्यायपालिका ने कैसा बर्ताव किया है हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में। कोई चीफ जस्टिस होता है, वो उसके बाद सांसद बन जाता है अपने 2-4 फैसले सुना के। क्या कहा जाए, कोई ऐसी अच्छी बात जो नहीं, अच्छी देखिए बात तो मुझे लगता है कि हम सबको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ऐसा कोई, आई डू नॉट वांट टू पेंट अ ग्लूमी पिक्चर। और अब तो खास तौर पे पॉजिटिव रहना चाहिए। आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, वो भले ही सरकार एनडीए की बन गई हो, लेकिन उस परिणाम में बहुत संदेश है। उसमें संदेश स्पष्ट ये है कि हम जो अनफेटर्ड रूल आप करना चाहते थे वो हम नहीं करने देंगे आपको। वो तो क्लियर मैसेज है ना। वो सरकार आज के समय में 2 बैसाखी पर टिकी हुई है। एक बिहार की बैसाखी है और एक दक्षिण भारत की बैसाखी है। और वो बैसाखी कब किधर कहाँ चला जाए ये भी किसी को नहीं पता है। और जहाँ तक हमारे समाज देश की बात है, मैं एक बात जिसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। देखिए, कई बार हम लोग कहते हैं कि लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे बर्ताव करते हैं। मेरा मानना है कि लोगों का बर्ताव बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि किस तरह का व्यवहार इंसेंटिवाइज्ड है सोसाइटी में। वो कहाँ से तय होता है? इंसेंटिव तय होता है कि पावर स्ट्रक्चर में कौन है। मतलब कि हमको जैसा नेतृत्व मिलता है, चौक चौराहों पे हम आम लोगों का उस तरह का व्यवहार देखेंगे। मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई आम व्यक्ति जो है वो मूल रूप से किसी विचारधारा का होता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं होती है। बिल्कुल एक आम आदमी जो होता है उसका कोई विचारधारा। सही बात है ये। इस भ्रम में हमको नहीं रहना चाहिए कि हमारे देश के लोगों की कोई खराब विचारधारा हो गई या बहुत अच्छी विचारधारा हो गई। इंडिविजुअल लेवल पे आप देखें अगर, तो हर इंडिविजुअल के अंदर कई सारे बहुत ह्यूमन पॉजिटिव इंस्टिंक्ट्स हैं और कई बेसर इंस्टिंक्ट्स हैं। हम सब के अंदर राम भी है, रावण भी है, हम सब के अंदर है। सही। हम रिफ्लेक्ट क्या करेंगे वो इस पर निर्भर करता है कि हमें किस तरह का वातावरण मिला है। इससे वो तय होता है कि हमारा कौन सा व्यवहार है जो रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्शन इससे तय होता है कि हमको लीडरशिप किस तरह की मिली है। तो आज जो लोग किसी चौक चौराहे पे खड़े होके किसी समुदाय को, किसी जाति को, किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी के समर्थक को आपस में झगड़ा कर रहे हो, लड़ रहे हो, मार रहे हो, वही कल को जो है वो प्रेम के और सद्भावना के वही लोग गीत गाने लग जाएंगे। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, उसी चौक पे बैठ के गीत गाने लग जाएंगे अगर लीडरशिप चेंज हो जाए तो। हमको गांधी जैसा नेतृत्व मिलेगा तो हम रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम करने लग जाएंगे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करने लग जाएंगे, और हमको मोदी जैसा नेतृत्व मिलेगा तो हमको ईश्वर अल्लाह से भी दिक्कत होने लग जाएगी। तो एवरीथिंग अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू द टाइप ऑफ लीडरशिप वी हैव, ये मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है। बहुत सारे मेरे साथी मित्र कहते हैं कि बहुत खराब है और बहुत चीज़ ठीक नहीं होगा कभी भी। मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं मानना। मुझे लगता है एक झटके में ठीक हो जाएगा जिस दिन इस देश की पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज हो जाएगी। हालांकि देश दुनिया के 10 शक्तिशाली राष्ट्रों की सूची से बाहर हो गया है। हालांकि अब हम विकासशील देश नहीं रहे हैं, अब हम गरीब देश माने जा रहे हैं विश्व में। हालांकि हमारे युवा विदेशों से वापस भेजे जा रहे हैं हथकड़ी डाल के, बेड़ियां डाल करके। हालांकि देश के अंदर युवा अपने संसार को, अपने जीवन संसार को त्याग करके गैर सांसारिक होकर के नागा साधु बन रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो अच्छा नेतृत्व चुन करके इन चीज़ों को बदल सकते हैं। अनुपम, आपकी ये जो आशावान हैं जो आप, वो मेरे अंदर भी ट्रांसफ़र हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये बात सही है कि अगर अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए तो वो उभरती हैं, फलती फूलती हैं, और अगर बुराइयों को ही गौरवान्वित किया जाए तो उसी में इंसान वही करने लगता है जो आजकल इस देश में हो रहा है, जिसमें लिंचिंग का कल्चर है, जिसमें अपराध करने का कल्चर है, और बहुत और तरह की चीज़ें हो रही हैं। ख़ासकर महिलाओं के प्रति अपराध इतने बढ़ गए। इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिले इस उम्मीद के साथ। बहुत शुक्रिया आपने आने का, राज़ी हुए आप, बाउम्मीद हैं आप, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।